हमारा बहुत फेमस कहावत है, बेटा धोखा देगा, डेटा धोखा नहीं देगा। क्या बात है। यानी डेटा बेटा से बड़ा होता है। भैया मुझे लगता है रिटेलर्स आज 90% बहुत रो रहे हैं। आप अपने ऑफलाइन बिजनेस को फिजिटल बना दो। फिजिटल इज फिजिकल, यू मेंटेन योर फिजिकल बिजनेस प्लस डिजिटल बिजनेस। ये आप अगर छोटा सा वैल्यू एडिशन अपने बिजनेस को दे देंगे तो मेरे को पता है कि इंडिया के अंदर मिनिमम नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में 5 लाख रिटेलर्स अपने रीजन के राजा बन सकता है। हाउ डज इट फील कि यू आर रिलायंस फंडेड, कि देश का, एशिया का रिचेस्ट आदमी वो कंपनी का बैकिंग है, तो उन्होंने क्यों फंडिंग दिया? ऐसा क्या चीज़ है वैसी में और आप में, और ये डील कैसा था और ये प्रेशर कैसा था, वो बोलिए। So I got a call directly from the Reliance higher authorities. तो मेरे को लगा ये स्पैम कॉल है। तो यूथ जो मेरा है 25 साल के आसपास, 20 से 30 साल के रेंज वाले, जिनको अब ये कंफर्ट, स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, मॉल कल्चर का कंफर्ट है, वो दुकान पे जाएंगे क्यों? हेलो दोस्तों, वेलकम टू बिजनेस विद बसेश। हमारे चैनल पे हम ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को लाते हैं जिनके लाइफ से हम इंस्पायर हो सके और आपको आपके स्टार्टअप में, बिजनेस में, लीडरशिप जर्नी में वेल्थ, सक्सेस और ग्रोथ के टिप्स मिल सके। आज हमारे साथ है बहुत ही स्पेशल गेस्ट जिनका नाम है धर्मेंद्र चुनीलाल आहूजा जी, और ये ऐसे इंसान है जो बहुत ही सिंपल इनका बिगनिंग्स है। ना कोई आईआईटी, ना कोई आईआईएम्स, ना कोई गॉडफादर था, स्ट्रगल किया और आज रिलायंस फंडेड सॉफ्टवेयर कंपनी चला रहे हैं। 17,000 से ज़्यादा हैप्पी सक्सेसफुल कस्टमर्स है। तो वेलकम धर्मेंद्र जी। थैंक यू बशेश भाई फॉर इनवाइटिंग एट योर स्टूडियो। आई थिंक इट्स अमेजिंग कि आपने इतने यंग एज में, यू आर 31, या और यंग एज में आपने रिटेल और डिस्ट्रीब्यूशन, B2B होलसेल में तहलका मचाया है। क्योंकि एंटरप्रेनर्स का सबसे बड़ा तकलीफ यही होता है कि सर हम अंदाज से चलाते हैं, यानी गाड़ी चला रहे तो आंख बंद करके चला रहे। आज तो जीपीएस भी रिक्वायर्ड है। तो भाई धंधे में खास करके रिटेलर्स और होलसेलर्स का जीपीएस है भाई सिस्टम्स और डेटा। करेक्ट। और आपने वो डेटा को लाया हुआ है। तो भाई वैसी कैसे बनना, क्यों बनना, और वैसी आज क्या कर रहा है, पहले वैसी आज क्या कर रहा है उसे स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। जो वैसी है उसमें कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि इसका मतलब क्या होता है। जी। सो जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये वैसी वर्ड आया है वो हमें वैलिडेशन ऑफ सिस्टम, वैलिडेशन से वीए निकालो, सिस्टम से एसवाई निकालो, तो इसका बन जाता है वैसी। एंड ईआरपी इज यू नो कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो हम लोग आपके बिजनेस को वैलिडेट करते हैं, ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सको। सो हमने इसकी शुरुआत वैसे तो 2015 से कर ली थी, बट फाइनली इनकॉर्पोरेट किया हमने 2017 में। मेरे फादर का बिजनेस है छोटा सा एग्री प्रोडक्ट्स। आई एम कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल बिजनेस बैकग्राउंड। ऊना करके एक छोटा सा गांव है गिर सोमनाथ के अंदर, वहाँ पे मेरे फादर का B2B बिजनेस है। मैंने बचपन से देखा है अपने बिजनेस को हमेशा वो एक जो वैल्यू देना चाहते हैं वो उनको वैल्यू नहीं मिलता। हमेशा वो इन्वेंट्री से जूझे हुए रहते हैं, कहाँ से पैसा लाना है, किसको देना है, वो उनको नहीं पता होता था। सो मैंने आइडेंटिफाई किया कि क्यों ना मैंने पहले मेरे फादर के लिए मैं कुछ छोटा सा सिस्टम बनाऊँ। तो मैंने एक छोटा सा सिस्टम बनाया, वो सिस्टम उनके बिजनेस में इनकॉर्पोरेट किया, एंड फिर उसी का रेप्लिका पूरे मार्केट के लिए मैंने लॉन्च किया। सो 2017 में मैंने पहला वर्जन लॉन्च किया था, और इस तरीके से वेजी का शुरुआत हुआ। बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टिंग है। आज की वैसी का पावर हम बोलते हैं, लाइक आई सेड, यंग टीम, आप 31 ईयर्स के हो। 2015 से आइडिएशन स्टेज में हुआ, 2017 में इनकॉर्पोरेट हुआ। वैसी के कितने कस्टमर्स है, रिटेलर्स कितने हैं, होलसेलर्स, B2B डिस्ट्रीब्यूटर्स कितने हैं, या मैन्युफैक्चरर्स भी आप नीश करते हो, ये कितने कस्टमर्स पैन इंडिया है, कौन से रीजन में, वो स्टैटिस्टिक्स थोड़ा बताइए। हम लोग कश्मीर से कन्याकुमारी सब जगह पे पहुंच गए हैं। छोटे से छोटे रूरल टाउन से लेके बड़े बिग मेट्रो सिटीज़ में, और छोटे से पान स्टोर से लेके बड़े सुपरमार्केट्स, मेगा स्टोर्स तक वेजी का इनकॉर्पोरेशन ऑलरेडी हो चुका है। हम लोग जो टोटल जो हमारा जो रीच है वो 17,000 से अबव है, जिसमें 60% आर रिटेलर्स, 20% आर B2B बिजनेसेस, डिस्ट्रीब्यूशन होलसेलर्स, एंड 20% आर मैन्युफैक्चरर्स। सुपर। तो आज का हम जो सेशन और पॉडकास्ट करेंगे दोस्तों, ये मास्टर क्लास रहेगा। पहला सेगमेंट हम देखते हैं रिटेलर्स। अब हम सिर्फ रिटेलर्स की बात करेंगे। भैया मुझे लगता है रिटेलर्स आज 90% बहुत रो रहे हैं।
या एक बाजू क्विक कॉमर्स, या उसके पहले अमेजोन था। अमेजोन से वो जस्ट बच रहे थे कि क्विक कॉमर्स, ब्लिंकिट और जेप्टो ने ये लोग को बहुत टफ फाइट दिया। या और उनके सामने है बिग चेन स्टोर्स, या उनका परचेस पावर फैंटास्टिक है, द टाटा, द रिलायंसेस, ये सब। तो एक छोटा रिटेलर, हम प्योर बिजनेस स्ट्रैटेजीज की बात करें, Yeah. कैसे सरवाइव करे फंडिंग के स्टाफ ने, स्टार्टअप्स के सामने, ये रिटेल चेन स्टोर जाइंट के सामने, क्विक कॉमर्स के सामने, कैसे सरवाइव करेगा भाई? देखो, मेरा तो एक ही बिलीफ है, अगर रिटेलर चाहे तो वो उस अपने एरिया का राजा बन सकता है। हाँ, ये सब जो हम देख रहे हैं रिसेंटली, क्विक कॉमर्स का पूरा एक्सपेंशन, नो डाउट दे आर डूइंग वेरी गुड, बट अगर रिटेलर चाहे कि मेरे को छोटा सा क्विक कॉमर्स सेटअप करना है तो वो आराम से कर सकता है, वो एटलीस्ट अपने रीजन का राजा बन सकता है। ये बहुत फैंटास्टिक धर्मेंद्र जी आपने कहा। रिटेलर का मतलब रीजन का राजा, यानी अगर वो चाहे तो उसके लिए उसको क्या क्या करना पड़ेगा? क्योंकि आपने इतने रिटेलर्स को गाइड किया है, मैंने भी किया है, क्या क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। आपके पास ऑलरेडी स्टोर है, आपके पास ऑलरेडी हेल्पर्स हैं, आपके पास ऑलरेडी 3-4 लोगों का स्टाफ है, बहुत हो गया, इतना ही चाहिए। आपको करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपके पास डे टू डे जो इनवर्ड आ रहा है उसको सिस्टम में डालो। आपका ऑफलाइन सेल्स तो हो रहा है, एक छोटा सा आप अपना क्विक कॉमर्स लॉन्च कर लो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स है, बट मैं सजेस्ट करूंगा आप ऐसे प्लेयर के साथ जाइए जो इंडिया के अंदर डील करता है। जैसे हम लोग एज अ VCRP हम लोग एक ऑमनी चैनल सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। Okay. आप अपने ऑफलाइन बिजनेस को फिजिटल बना दो। फिजिटल इज फिजिकल, यू मेंटेन योर फिजिकल बिजनेस प्लस डिजिटल बिजनेस। ये आप अगर छोटा सा वैल्यू एडिशन अपने बिजनेस को दे देंगे तो मेरे को पता है कि इंडिया के अंदर मिनिमम नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में 5 लाख रिटेलर्स अपने रीजन के राजा बन सकता है। तो कोई भी कंपटीशन उनको जो भी फ्यूचर में आएगा वो कुछ नड़ेगा नहीं। और एक चीज़ तो फैक्ट है कि जो ट्रेडिशन है वो कभी भी जाएगा नहीं। इंडिया में सुपरमार्केट्स, रिटेलर्स का शुरुआत 1950 से हो चुका था, राइट? और हम लोग भी अगर हमारे डे टू डे लाइफ में देखें तो हम लोग भी अभी ट्रेडिशनल फूड अब ज़्यादा पसंद करते हैं, ऑथेंटिकेट फूड ज़्यादा पसंद करते हैं, बाहर जाना पसंद करते हैं। तो ये एक टाइम का सिर्फ मैटर है, ओके, एक फेज है ये। अभी ये फेज है, बाद में शायद आई एम कॉन्फिडेंट कि नेक्स्ट आफ्टर 5-7 ईयर्स हर एक जगह पे आपको एक रीजन में ऐसा प्लेयर मिलेगा जिसका खुद का क्विक कॉमर्स होगा। वो स्टोर ऑफलाइन भी चल रहा होगा एंड ऑनलाइन भी चल रहा होगा। बिल्कुल। और मुझे ये लगता है ये कोलैबोरेशन का ज़माना है Yeah. कि रिटेलर्स को अपडेट होना पड़ेगा। रिटेलर्स हैव सर्वाइव्ड। Correct. पहले जैसे शॉपिंग मॉल्स आए तो डर गए, फिर बड़े मॉल्स आए तब डर गए, ई कॉमर्स आए डर गए, दे आर सर्वाइविंग, क्विक कॉमर्स आए। लेकिन अब चैलेंज ये है कि रिटेलर्स वही सर्वाइव करेंगे जो अपडेट होंगे। True. बहुत सारे रिटेलर्स यही है, वो इन्वेस्ट नहीं करते, वही पुराना सिस्टम, गंजी में बैठा हुआ स्टाफ, ना सफाई ना एक्सपीरियंस। तो धर्मेंद्र भाई, जेन्युइनली आप मुझे एज अ कस्टमर पर्सपेक्टिव आप पूछो, और ऑडियंस आप में मुझे बोलना, आप दुकानदार के पास जाओगे ही क्यों? रिटेलर्स ये समझ लो, दुकानदार के पास कोई भी कस्टमर जाएगा ही क्यों? आपके हिसाब से क्यों जाएगा? देखो, एक चीज़ का ट्रेंड कभी भी जाएगा नहीं, ड्रग्स, दारू, डेटा। ड्रग्स मतलब मेडिसिन, हेल्थ केयर वाली चीज़ें। दारू आप सब लोगों को पता है, हमेशा ये ट्रेंड में रहेगा। एंड थर्ड वन इज़ डेटा, जो आपके बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एज अ बिजनेस अगर आप अपने डेटा को नहीं समझ पाते हो तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल आपको वो उस बिजनेस में आपको नुकसान ही होगा, या और प्लेयर्स आएंगे जो डेटा को समझेंगे और आपके ही रीजन में, वो भले उस रीजन का वो प्लेयर नहीं होगा बट आपके रीजन में आके आपसे ज़्यादा बिजनेस अच्छा करेगा। तो मेरा इसमें एक ही मैं ऐड करना चाहूँगा कि आप अपने डेटा को समझिए। आप देखिए कि आपके पास कौन से रिपीट कस्टमर्स आ रहे हैं, आप देखिए कि आपके टॉप 500 प्रोडक्ट्स कौन से हैं, ओके। आप उस प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रमोट कीजिए। देखिए, अभी आप ये भी ट्रेंड हम देख रहे हैं कि मैन्युफैक्चरर्स रिटेलर्स को भी बाजू में छोड़ रहे हैं, होलसेलर्स को भी बाजू में छोड़ रहे हैं, डायरेक्टली D2C में आ रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए कि आप अगर अपग्रेड नहीं हुए तो आपका जो सप्लायर है वो आपको आपका हाथ छोड़ देगा। आपको अपग्रेड होना पड़ेगा, आपको सप्लायर को बताना पड़ेगा कि मेरा वैल्यू क्या है, ओके। अगर वैल्यू नहीं दिखा पाओगे तो आप अपने बिजनेस में नहीं टिक पाओगे। सो दैट इज सिंपल कंसर्न, डेटा को फॉलो कीजिए। हमारा बहुत फेमस कहावत है, बेटा धोखा देगा, डेटा धोखा नहीं देगा। क्या बात है। यानी डेटा बेटा से बड़ा होता है। कमिंग बैक टू, एक आपने बहुत सारे डीप इंसाइट्स दिए, एक एक को एक्सप्लोर करते हैं, बट मैं मेरे क्वेश्चन को वापस रिपीट करता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का यूथ 25 साल का जॉब कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है,
मोबाइल पे इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहा है, घर पे एसी में बैठा है और वो बटन दबाता है, उसको 15 मिनट में माल मिलता है, दूसरा बटन दबाता है, 2 दिन में माल मिल जाता है, पसंद नहीं आया रिटर्न हो जाता है माल। वो भाई साहब अपने घर से उतर के दुकान में क्यों आएगा? पहले उसको साइकोलॉजी को क्रैक करते हैं, क्योंकि हमारे 90% रिटेलर्स रो रहे हैं कि धंधा नहीं है, धंधा है। धंधा आपके पास नहीं है, धंधा है। आईपीएल की टिकट 10,000 में जारी है, कोल्ड प्ले की टिकट्स 1-1 लाख में जारी है, लोग अब्रॉड घूमने जा रहे हैं, महाकुंभ में लोगों ने फ्लाइट की टिकट 40-40 हजार रुपये दी है। धंधा है, पैसा है, आपके पास नहीं है। तो यूथ जो मेरा है 25 साल के आसपास, 20 से 30 साल के रेंज वाले, जिनको अब ये कंफर्ट, स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, मॉल कल्चर का कंफर्ट है, वो दुकान पे जाएंगे क्यों? देखो, इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है ना, ये जेनजी एंड कन्वीनियंसी का है। Yes. जैसे आप या हमारे जो पेरेंट्स थे, उन्होंने वो स्ट्रगल देखा है। बिल्कुल। अभी का जो जनरेशन है, उनके पेरेंट्स ऑलरेडी सेटल्ड है। इंडिया का जो कंजम्पशन पावर है वो बढ़ गया है। बिल्कुल। उनको चाहिए अब कन्वीनियंसी और फ्लेक्सिबिलिटी। तो आप अगर बिजनेस में आप अपने कस्टमर्स को थोड़ा सा कन्वीनियंसी ऐड कर देंगे ना, तो उनको तो क्या मतलब है, घर पे बैठे प्रोडक्ट चाहिए, चाहे कोई क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म से आए, चाहे नियर बाय स्टोर से आए, उनको चाहिए क्या, घर पे मेरे को फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप अपने रीजन के राजा बनो, आपका वैल्यू एडिशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा और आपके पास जो कस्टमर्स जो क्विक कॉमर्स में बढ़ गए हैं, वो वापस आपके पास आना शुरू कर देंगे। सुपर्ब। इसमें एक इंसाइट भी शेयर करता हूँ, क्योंकि हमारे अंडर 50,000 प्लस रिटेलर्स को लास्ट 10 साल में हमने ट्रेन किया है। पहले का रिटेलर कैसा रहता, आप उसके दुकान पे जाओ सुबह को टाइम पे, वो खुश हो जाता है, भाई मेरा बोनी हो गया। फिर उसको बोलो कि सर मैं शर्ट रिटर्न करने आया, उसका मुंह देखो, ऐसे आपने उसको डस्ट लिया हो, आपने उसको लूट लिया, वो इतना मुंह गंदा करता है, टीम मेंबर को बोलता है सुबह सुबह नुकसान करने आ गया। वो कस्टमर कुछ बोलता नहीं, मन ही मन में बोलता है क्या तेरे पास दूसरी बार नहीं आऊँगा। यानी रिटेल का फंक्शन क्या है? रिटेल एक ब्रोकर ही है। आप ये रियलाइज कर लो धर्मेंद्र जी एंड ऑडियंस, की रिटेल एक ब्रोकर है। माल मैन्युफैक्चर का आता है, आपका पहले वैल्यू एडिशन क्या था कि हम माल स्टोर करते आप लेके जाओ। अब वो वैल्यू एडिशन क्विक कॉमर्स ऑनलाइन ने तोड़ दिया है। तो अब आपका वैल्यू एडिशन क्या होना चाहिए? देखो ये आहा पॉइंट है। क्या होना चाहिए सर? एक है नॉलेज, कि लोग आपके पास आज भी टाटा क्रोमा में, विजय सेल्स में या आपकी दुकान में आते हैं, कौन सा टीवी लूँ, कौन सा मोबाइल लूँ, नॉलेज डेमो। सेकेंड इज द एक्सपीरियंस। मैं कॉफ़ी घर पे भी मंगा सकता हूँ, बट कुछ लोग कैफेज में जाना पसंद करते हैं, वो म्यूजिक, वो वाइब, वो एम्बियंस। तो क्या आप वो एक्सपीरियंस दे पा रहे हो? एंड थर्ड इज रिलेशनशिप। ये आपने जो बोला ना, रीजन का राजा, सेठ या उसका मेन स्टोर मैनेजर, वो रीजन का राजा तब बनेगा, अरे ज्योति भाभी आप आए, अरे प्रकाश भाव कशा है, अरे विकास भाई केम छो, केवू चाले छे। वो रिलेशनशिप अगर आप रखते हो तो उसे अपनापन लगता है। आप लोकल नवरात्रि में, दिवाली में, डांडिया के टाइम पे उनका पार्ट बनो, छोटे वाउचर्स डालो, तब रिटेल सर्वाइव कर पाएगा और यूथ कनेक्ट होगा। नहीं तो आपके मेरे मम्मी पापा, शायद हम कभी कभी रिटेलर्स जाएंगे, बट आज का यूथ 25 साल और लेस वो नहीं जाएगा। तो रिटेलर्स पहले अपनी वैल्यू क्रिएशन पे काम करो, कि आप क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, लोग अपने खुर्ची से उठ के तुम्हारे पास क्यों आए, वो आंसर करो, नहीं तो आपका सर्वाइवल मुश्किल है। आप अग्री करते हैं थॉट से? या डेफिनेटली, आपने जो बोला कि आप उनके इमोशंस को समझो, उनकी कम्युनिटी में आप इन्वॉल्व हो जाओ। और डेफिनेटली मैं भी यही समझता हूँ कि अभी के मतलब रिटेलर्स का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो छोड़ते नहीं है, वो खुद पे इतनी डिपेंडेंसीज क्रिएट करते हैं ना, कि उनका ज़्यादा फोकस होता है कि एक ही आउटलेट के ऊपर। आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि आपको अपनी रेप्लिका बनाना पड़ेगा। अगर आप सेठ हो, ओके, डेफिनेटली आपको अपने अंडर में ऐसे 5 सेठ ये बनाने पड़ेंगे, ओके, जो आपके जैसे ही काम करें, तब जाके आपका बिजनेस जो है वो एक्सपांड भी हो पाएगा। तो आपका जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो देना पड़ेगा अपने स्टाफ के ऊपर, एक भरोसा रखना पड़ेगा अपने स्टाफ के ऊपर। हाँ, नो डाउट आपको इनिशियल ऐसे चैलेंजेस आएंगे कि भाई थोड़ा सा लॉस भी करना पड़ सकता है, बट आपका स्टाफ उसी चीज़ों पे सीखेगा और उसी चीज़ों से वो आगे ग्रो करेगा। बिल्कुल। और लोग इन्वेस्ट नहीं करते। हाँ, आदमी 30,000 का आदमी चरिया हो गया सर, अरे रख भाई। सेकंड, आपने जो बोला ना रेप्लिका, उसमें मुझे लगता है कि सर आपका 100% रेप्लिका मत ढूंढो, वो बनेगा नहीं। ट्रू। क्योंकि अगर वो 100% कैपेबल रहता तो खुद दुकान डाल देता। करेक्ट। तो मैं ये बोलता हूँ, ये खास करके रिटेलर्स को बोलता हूँ, कि अगर वो आपका 60% भी बन रहा है और आप ऐसे 5 जन को, 5 पांडव, मैं यूजुअली बोलता हूँ, आप 5 पांडव बना लो, आप गंगा नहा गए। सही बात। इन्वेस्ट करो। और जैसे आपने कहा ना, एक गुजराती का फेमस कहावत है, गाय के लिए होता है ना
जो चरे हाँ ये फरे ही चरे, हाँ जो बंधा है ये भूखे मरे, यानी जो घूमेगा हाँ वो नॉलेज लेगा, ग्रो करेगा, जो एक जगह कैश काउंटर पे नाक जैसा बैठेगा हाँ वो मर जाएगा। तो डेफिनेटली चॉइस इज योर्स कि भाई आपको एक दुकान ही रन करना है या 4-5 दुकान करना है, चाइना जाना है, वर्ल्ड जाना है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को मिलना है, तो वो नेटवर्किंग, वो मार्केट पल्स करने के लिए टीम को सेट करो। करेक्ट अब और एक पेन पॉइंट सर, आप तो आईटी इंडस्ट्री में हो जी और मैं रिटेलर्स का पॉइंट कंटिन्यू कर रहा हूँ। आईटी में स्टाफ आता है 6 महीने में भाग जाता है, 3 महीने में भाग जाता है। रिटेलर्स में बेचारे रोते रहते हैं सेम, सर आदमी नहीं मिल रहा, आदमी नहीं मिल रहा, आदमी नहीं मिल रहा। तो रिटेलर्स के लिए आदमी कहाँ से मिले और आदमी को टिकाए कैसे, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो आपको क्या लगता है हुजा साहब? ये हम लोग जब भी हमारा सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करते हैं ना तो हर एक ओनर का यही क्वेश्चन आता है कि भाई आप हमें आपके जैसा इम्प्लीमेंटेशन इंजीनियर ढूंढ के दो, हम जो जिसको हमारे पेरोल पे रखें। देखो एक चीज़ समझ लो कि आप अपने अभी जितने भी स्टाफ मार्केट में जो काम कर रहे हैं, रिटेल में जो लोग एज ए एम्प्लॉयमेंट में जो काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी अपग्रेड होना है, बिल्कुल राइट। आप जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उन्हीं के लिए छोटा सा ट्रेनिंग सेशंस अरेंज करो, उनको कैसे अपस्किल कर सकते हैं वो आप ढूंढो। बहुत सारे कंपनीज हैं, हम हैं, हमारे जैसे और कंपनीज हैं, आप खुद उसमें सब में डील करते हैं, कॉरपोरेट ट्रेनिंग वगैरह में आप डील करते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप कुछ भी नया मैन पावर मत ढूंढो, आपके पास 8 पास वाला बंदा हो चाहे 10 पास वाला बंदा हो, वो अपस्किल क्यों नहीं हो सकता, राइट। उसको इंसेंटिवाइज करो कि भाई तू डे टू डे अगर तेरा एंट्री 99% है, 1% का मिस्टेक एक्सेप्ट कर लो, होगा, बट 99% एक्यूरेसी मिल रहा है, उसको इंसेंटिवाइज करो। अभी सबसे बड़ा कैशियर पे चैलेंज होता है, कोई कस्टमर का मोबाइल नंबर नहीं लेता। हालांकि नो डाउट है एज पर कंप्लाइंट्स वो आप नहीं ले सकते, बट आप एज अ रिटेलर आपके लिए डेटा इज इम्पोर्टेंट। आप ये करो कि आप अपने कैशियर को इंसेंटिव दे दो कि एक कस्टमर का डिटेल्स लेगा तू तो तेरे को 5 रुपये हम देंगे। तो आपके पास क्या हो गया, डेटा आ गया। अब उस डेटा का इस्तेमाल करो, आप प्रमोशन कैंपेन्स चलाओ, कूपन्स लेके आओ, गिफ्ट कार्ड्स लेके आओ, राइट। तो मैन पावर को इस तरीके से सेटल कर सकते हैं आप। 30,000 वाला बंदा लाओ, बेटर है ये 30,000 अपने स्टाफ को दे दो। बिल्कुल, वो खुश हो जाते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है, हमारे पुराने स्टाफ को हमने ट्रेन नहीं किया तो उनके दिमाग में और एटीट्यूड में जंग लग जाता है। हाँ फिर हम ही रोते हैं, अरे गलती तुम्हारा है, वो तो तुम्हारे पास 10 साल से टिका है, तुमने नहीं सिखाया। करेक्ट और स्टाफ भाई, जो स्टाफ बोलते ना सर आमने नहीं फावे, हे हमारा जमत नहीं, हमको नहीं जमेगा। तू व्हाट्सअप यूज़ कर सकता है। 10-15 साल पहले व्हाट्सअप था क्या? नहीं था। यूज़ कर रहा है ना। Correct. तो चेंज इज मोटो ऑफ लाइफ। आपने बहुत डीप इंसाइट्स दिए, अभी रिटेलर्स के लिए और डीप में जाते हैं। स्टाफ, चलो आपने बोला कि थोड़ा पगार दो, एग्जिस्टिंग वाले को अपसेल करो, और मुझे अभी भी लगता है कि नया स्टाफ लाने के लिए रिटेलर्स को अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। 14-14 घंटे का शिफ्ट कौन करेगा आज का यूथ? नहीं करेगा। यस, आप दिवाली के टाइम पे आप उसको अगर अच्छा बोनस नहीं दोगे, इंश्योरेंस नहीं दोगे, तो वो आईसीआईसीआई बैंक में ही या डीमार्ट में नौकरी ढूंढेगा। या मैं इतने सारे यूथ को देखता हूँ, और मुझे आहूजा साहब इसमें आपका इंसाइट चाहिए। मैंने इतने सारे यूथ को मिलता हूँ, वो क्या बोलते हैं, सर मजा की लाइफ, रात को 10 बजे निकालो, मोबाइल ऑन करो, बाइक निकालो, स्विगी जोमेटो ब्लिंकिट का डिलीवरी करो, 1,000 रुपया कमाता हो, 400 रुपये उड़ाओ, 600 रुपया सेविंग, महीने का 18,000 मिलता है। करेक्ट। तुम्हारे यहाँ रामू काका के पास काम करूंगा, हाँ 13 घंटा खड़ा रखेगा Correct. और 12-15 हज़ार ही देगा। हाँ मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूँ लाइफ? डेफिनेटली। तो इसका क्या आप क्या सोल्यूशन निकालोगे? देखिए, ये जैसे आपको अगर बिजनेस एक्सपांड करना है तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आप मार्केट में देखिए, आप अपने जिसको भी आप फॉलो करते हैं, आप उनको देखिए कि वो अपनी लाइफ में या अपने बिजनेस में क्या क्या चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। आप बशेश भाई से कंसल्टेशन ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि अपने बिजनेस को छोटे से एक दुकान से मेरे को 10 दुकान पे कैसे लेके जाना है। हमारे गुरु बैठे हैं सामने, उनसे आप कंसल्टेशन लीजिए और इन्वेस्टमेंट कीजिए। देखो गुजरात में या इंडिया में रिटेलर्स के पास पैसा बहुत है, ऐसा नहीं है पैसा नहीं है। आप देखते होंगे कि रिटेलर्स पे ओनर्स हार्डली 50% टाइम अपना देते होंगे, 50% टाइम शायद वो दूसरी चीज़ों में देते होंगे। तो आप, मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि आप सिर्फ 5% टाइम दुकान पे दीजिए, बाकी का 95% आप ऑफिस में बैठिए, एक्सपांशन पे फोकस कीजिए, कैसे अपने स्टाफ को अपस्किल कर सकते हैं, कैसे मैन पावर के चैलेंजेस को सोल्व कर सकते हैं, वो सब सोचिए। आप क्यों गले पे बैठे हो, पैसे गिन रहे हो? पैसा तो सिस्टम गिन रहा है ना, स्टाफ गिन रहा है, आपके पास लोग हैं ऐसे, तो आप एक्सपेंशन पे फोकस करो। बिल्कुल। और बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट था, आपने कहा था बेंचमार्किंग, या जिसको आप पसंद करते हो, आपके एरिया का कोई फेमस लोकल रिटेलर रहेगा या कोई ब्रांड रहेगा, उसे स्टडी करो। करेक्ट। इनमें सबको ये बोलता हूँ, क्या राधा कृष्ण दमानी साहब बिलिंग काउंटर पे खुद बिल बनाते? क्या वो मुकेश भाई कभी टेंशन में रहेंगे, यार मेरा स्टोर मैनेजर भाग गया, अरे दुकान का क्या होगा? नहीं,
टीम रखा है, सिस्टम्स रखा है, तो टीम सिस्टम्स आपको बचाएगा। तो माइंडसेट और इन्वेस्टमेंट पे काम करो। करेक्ट। अब बात करते हैं सर धंधे की। रिटेलर्स को धंधा बढ़ाना है, तो भैया धंधा आपके पास जो सॉफ्टवेयर है वैसी है, या और कोई भी सॉफ्टवेयर आप ले लो, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू हम धंधा कैसे बढ़ा सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। जी। ये लोग बोलते हैं कि सर 10,000 का या 50,000 का या 1 लाख का सॉफ्टवेयर क्यों डाले, करेक्ट। तो वो सॉफ्टवेयर डाल के वो 20-25 लाख प्रॉफिट कैसे एक्स्ट्रा कमा पाए रिटेलर, करेक्ट। उसको डिस्कस करते हैं। तो आप मुझे सबसे बिगेस्ट रीजन बोल दिए कि सॉफ्टवेयर डाल के सबसे बड़ा प्रॉफिट या फायदा कैसे होगा। देखो, एक तो आपको जो इंडिया में सबसे बड़ा जो सॉफ्टवेयर का जो चैलेंज था और अभी भी कई सारे बिजनेस हैं, वो है एडप्शन इश्यू। सॉफ्टवेयर तो ले लेते हैं बट फिर एडप्ट नहीं कर पाते, वो चल नहीं पाता, राइट। ऐसा सोचते हैं कि भाई सॉफ्टवेयर मेरी तरह चलना चाहिए, विच इज़ वेरी गुड, अच्छा फिलोसॉफी है। मैं सजेस्ट ये करूँगा बिजनेसेस को कि आप कोई भी बिजनेस एक्सपेंशन के लिए जब भी आप जा रहे हो, तो आप नो डाउट इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर्स भी अभी इंडिया में आ रहे हैं, वो अपना मार्केट बना रहे हैं, बट वो एक वैल्यू क्रिएशन नहीं कर पाते, वो एक इमोशन समझ नहीं पाते। तो आप कोई भी जब भी सॉफ्टवेयर फाइनल कर रहे हो, आप ये देखिए कि सॉफ्टवेयर एक तो इंडियन होना चाहिए, बिकॉज वो इंडियन इमोशंस के साथ बना है, इंडियन मेंटालिटी के साथ बना है, इंडियन जुगाड्स के साथ बना है, राइट। एक तो वो आपको मिलेगा। दूसरा, अभी ऑफलाइन का ज़माना गया, अभी एवरीथिंग इज ओमनी चैनल, फिजिटल एंड क्लाउड, राइट। तो वो क्लाउड का फ्लेक्सिबिलिटी आप देखो, एक ये चीज़ें आप देखो कि आपके सॉफ्टवेयर से फ्लेक्सिबिलिटी कितना हो रहा है। थर्ड इज़ वैल्यू एडिशन, क्या वो सॉफ्टवेयर आपके बिजनेस को वैल्यू एडिशन दे रहा है, क्या आप पीस ऑफ माइंड से आप रह पा रहे हो, राइट। क्या आपका बिजनेस ऑटोमेशन की तरफ जा रहा है, ओके, भले इमीडिएटली नहीं जाएगा बट मे बी इन अ 6 months और ईयर वो जाएगा, तो वो आपको बिजनेस प्रॉफिट्स दे रहा है। तो ये चीज़ें देख के आप अपने सॉफ्टवेयर को चूज़ कर सकते हो। एंड डेफिनेटली अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है तो आपको उस टाइप के मॉड्यूल्स यूज़ करने पड़ेंगे सॉफ्टवेयर के अंदर, जैसे कि आपको ऑटो प्रमोशंस, इन्वेंट्री सेटअप करना है तो ऑटो प्रोक्योरमेंट, आपको कैंपेन्स रन करना है तो कैंपेन मैनेजमेंट। तो जैसे आप जाते हो कोई भी सुपरमार्केट में, आपको कूपन्स देते हैं, गिफ्ट कार्ड्स देते हैं कि 1000 का खरीदी करो, उस पर आपको 200 का कूपन मिलेगा। ये 200 का कूपन आप नेक्स्ट टाइम आओगे तो वो रिडीम कर पाओगे मिनिमम 2000 की परचेज में। तो ये क्या हुआ, आप अपने कस्टमर को भी रिटेन कर रहे हो और अपना बिजनेस भी एक्सपांड कर रहे हो। तो ऐसी सब चीज़ें आपके बिजनेस में होनी चाहिए। अगर आप ये इम्प्लीमेंट करते हो तो डेफिनेटली हमने देखे हैं कि आपका बिजनेस आज कोई एक्स स्टेज पे है तो नेक्स्ट ईयर वो 2x 3x 4x तक चला जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें सिर्फ इम्प्लीमेंट करनी है। आपके कोई 2 या 3 जिनको आपने स्टडी किया या आपके क्लाइंट्स हो जिन्होंने एक सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट किया हो, मोस्टली आपका किया हो, और 2-3 साल में वो 1 दुकान से 3 दुकान, 5 दुकान, 10 दुकान पे गए हो, ऐसा कोई 2-3? या डेफिनेटली, जैसे हम लोग रीजनल प्लेयर्स में ज़्यादा डील करते हैं। बिल्कुल। हमारा जो कैटेगरी है TG, जो टारगेट ऑडियंस है, वो दैट इज ग्रोइंग बिजनेसेस एंड ग्रोइंग ब्रांड्स। सो वी आर USP फॉर द रिटेलर्स, होलसेलर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। तो काफ़ी सारे, एक स्टोरी मैं बताना चाहूँगा। इस्कॉन गाठिया करके अहमदाबाद में एक लोकल स्टोर है, जो ओनर है वो उपलेटा जूनागढ़ से हैं, राइट। उनको सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी का नहीं पता, बट बिजनेस एक्सपांड करना है एंड एग्रेशन है उनके अंदर कि नहीं धर्मेंद्र भाई, मेरे को ये इम्प्लीमेंट करना है और कैसे भी करके मेरे को इसको आगे लेके जाना है। आप सोचिए, ये आप गाठिया से कितना बिजनेस जनरेट कर सकते हैं? गाठिया वाला दिन का 10,000 का गल्ला मैक्स। भाई साहब, यहाँ पे दिन के 3000 एक आउटलेट पे बिल बनते हैं। 3000 बिल्स एक आउटलेट पे 3000 बिल्स एक आउटलेट पे। हाँ। वाह। और अब सीजन टाइम जो दशहरा वाला, नवरात्रि वाला जो टाइम है, 5-5 6-6 हज़ार तक बिल्स बनते हैं। 2x। और इसको पूरा मैनेज करना और वो मेंटालिटी रखना कि नहीं मेरे को बिजनेस एक्सपांड करना है। तो वो आउटलेट जो 2008 में एक आउटलेट पे था, अभी वही बिजनेस खुद के ऑन ब्रांचेस, नो फ्रेंचाइजी, ऑन ब्रांचेस, खुद की ओनरशिप से 15 आउटलेट्स चला रहा है। और वो बंदा बैठा है अपने ऑफिस में, AC डाल के, सामने टीवी लगा दिया है, एनालिटिक्स देख रहा है टीवी पे, और देख रहा है कि मेरा कौन सा बिजनेस, कौन सा आउटलेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और कहाँ से मैं इसको और नए एक्सपेंशन मोड पे जा सकता हूँ। अभी वही बिजनेस दुबई तक सोच रहा है कि दुबई में मेरे को अभी गाठिया चालू करना है। यस, यानी एक एकदम देसी आइडिया, घाटिया, जो मुझे लगता है मैक्सिमम अच्छा फेमस हो 10,000 का गल्ला, 15 आउटलेट्स हो गए। वो आदमी बिजनेस के ऊपर काम कर रहा है, बिजनेस के अंदर काम नहीं कर रहा है। वो रामू काका नहीं है, वो प्लानर है। डेफिनेटली। और अब वो दुबई का प्लानिंग कर रहा है। एटलीस्ट 15 आउटलेट्स, टर्नओवर कितना रहेगा उसका? मोर देन 40 करोड़।
40 करोड़ प्लस का टर्नओवर है सिर्फ घाटिया बिकॉज ऑफ पावर ऑफ बिजनेस। तो अभी आहूजा साहब अब और डिटेल में जाते हैं। मेरे को रिटेलर्स को धंधा प्रॉफिट बढ़ाना है। जी। कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करे जो ढंग का कॉम्पिटेंट हो, जो उन्हें सपोर्ट दे, उनको समझे। जो आपने जो बोला ना, क्योंकि जुगाड़ भी रिक्वायर्ड है, हम उस पर भी आएंगे। करेक्ट। हम एक एक पॉइंट लेते हैं क्योंकि हमने भी काफ़ी रिटेलर्स को गाइड किया है। डेटा का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है मुझे लगता है, अगर मुझे सेल्समैन का परफॉर्मेंस चेक करना है कि कौन कितना सेल्समैन क्या परफॉर्म कर रहा है। एंड सेकेंड, अगर मुझे कस्टमर का एनालिसिस करना है कि कौन कस्टमर कितने रिसेंसी कितने फ्रीक्वेंसी पे आता है, तो इसके बारे में आप इंसाइट दीजिए कि भाई सॉफ्टवेयर कैसे हेल्प करेगा और इससे रिटेलर को फायदा क्या होगा। ओके, सी फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा इज इक्वल टू डिसीजन। जी। ओके, आप जितना डेटा का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे उतना डिसीजन पावरफुल ले पाएंगे। जी। आप डिसीजन लीजिए एटलीस्ट, सही या गलत। आपको सिस्टम सजेस्ट कर रहा है कि जैसे कि सॉफ्टवेयर, हमारे सॉफ्टवेयर में ऐसा आता है कि कस्टमर का कौन सा प्रोडक्ट वो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे लेके जा रहा है। ये मंथ उसने शुगर लिया, ठीक है, सेकेंड मंथ शुगर लिया, ठीक है, थर्ड मंथ शुगर लिया, ठीक है, फोर्थ मंथ शुगर नहीं लिया, रीज़न क्या हो सकता है? तो सिस्टम विल सजेस्ट यू एंड ट्रिगर दी पॉपअप, ओके अभी इस कस्टमर ने कंटिन्यूस 3 मंथ से ये प्रोडक्ट्स ली हुई हैं, फोर्थ मंथ में उसने ये प्रोडक्ट लिया नहीं है। तो एक तो कैशियर को सामने सिस्टम पे पता चल जाएगा कि मेरी कस्टमर का बिहेवियर ये है, तो सामने कैशियर उसको सजेस्ट कर पाएगा कि सर आपने इस बार ये प्रोडक्ट्स क्यों नहीं ली हैं। वाह। ओके, फिर आप इसको इनकॉर्पोरेट करो विथ योर लॉयल्टी एंड कूपन्स, जिसमें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि नवरात्रि का ऑफ़र चल रहा है, आप नवरात्रि में एक ऑफ़र बनाओ कि एग्जाम्पल कि ये पर्टिकुलर कैटेगरी पे 20% ऑफ। ओके, जब भी आपका वो कस्टमर आएगा कैशियर पे तो ऑटोमेटिकली ये कूपन अप्लाई हो जाएगा। उसमें आप लिमिटेशन डाल दो कि भाई आपको ये कूपन इनिशियल 100 कस्टमर्स को ही देना है, तो एक फोमो क्रिएट हो जाएगा कि भाई इनिशियल जो फर्स्ट 100 कस्टमर्स आएंगे उन्हीं को ये कूपन मिलेगा, राइट। दूसरा, आप ये कंडीशन डाल दो कि भाई जो कूपन है वो एक कस्टमर को एक ही बार मिलेगा। तो मैं क्या करूँगा, मेरे रिलेशन वालों को सबको लेके आऊँगा कि भाई एक ही बार चलता है इधर, मेरे को परचेस, मेरे को दूसरी बार लेना है, तो मैं दूसरे का नंबर यूज़ करूँगा, तो वो भी डेटा आपके पास आ जाएगा, राइट। तीसरा हो गया कि आपके पास लॉयल्टीज़ यूज़ करो, आप कस्टमर को ऑप्शंस दो कि भाई आप 6 महीने, जैसे आप देखेंगे कि सबसे बड़ा इंडिया के अंदर कौन था सबसे पहले, कि अपना बाज़ार, जी। राइट, अपना मार्ट। उसके बाद बिग बाज़ार, रिलायंस, डी मार्ट, ये सब स्टोरी स्टार्ट हुआ। तो वो लोग कैसे आगे बढ़े, उन्होंने मेंबरशिप्स बनाए। आप कस्टमर की मेंबरशिप बनाओ, मत पैसा लो कुछ भी, बट मेंबर बनेगा, उसको एवरी टाइम एज अ मेंबर अगर बना तो 2% का डिस्काउंट दे दो। या ऐसा मेंबरशिप बनाओ कि भाई आप 10,000 दो, आपको सामने 12,000 का खरीदी करने को मिलेगा, तो डिस्काउंट भी मिलेगा प्लस 2,000 का आपको एडिशनल परचेज वैल्यू भी मिलेगा। तो इसके थ्रू आपके बिजनेसेस जो है, आपका जो इन्वेंट्री है वो भी रोटेट होगा, आपका कैपिटल अटकेगा नहीं, और आप आगे अपना बिजनेस पे एक्सपांशन पे फोकस कर पाएंगे। तो अब एक हम कस्टमर एनालिसिस को और थोड़ा समझना चाहते हैं क्योंकि बहुत क्रिटिकल है। आपने कहा कस्टमर रिसेंसी, कस्टमर कब आया, फिर कस्टमर का बिहेवियर पैटर्न, ये इतना इंपॉर्टेंट है। मैं कपड़े वाला हूँ, मुझे मालूम है कि बसेज भाई 6 महीने में आते हैं और 6,000 का बिल लेते हैं। ये टाइम और उन्होंने एक शर्ट और एक पैंट ही लिया, तो सीधा पॉपअप आ गया, सर आप हमेशा 3 जोड़ी लेते हो, आपको क्या डिजाइन चाहिए, मैं आपको और दिखाऊं। आपको मालूम है कस्टमर का पोटेंशियल है, लास्ट 3 बार आया, वो 6,000 8,000 लिया है, आज 1,000 का ही बिल ले रहा है। अभी देखो, दिमाग में रखना नहीं है, सिस्टम आपको गाइड कर रहा है। करेक्ट। सेकंड, आपने देखा परचेज पैटर्न्स के, वो तो 3-3 महीने में आ रहा है, अब वो 8 महीने के बाद आया, यानी वो और किधर जा रहा है, उसको नहीं मिला तो आपके पास आया। तो ये पॉइंट है, आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग करो, आप फीडबैक लो। तो ये जो चतुराई की थिंग्स है, ये आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर दे सकता है। सेकेंड, आई थिंक इसमें सबसे बड़ा रिटेल को सक्सेस करना है, 3 चीज कंट्रोल कर लो, आप गारंटेड करोड़ कमाओगे रिटेल में। सबसे पहला है इन्वेंट्री, सेकेंड है परचेस, एंड थर्ड इज कस्टमर रिपीट वैल्यू, फुटफॉल्स। करेक्ट। यानी हम इसको कहते हैं IPF। IPF क्लियर है तो पैसा ही पैसा है, इन्वेंट्री एकदम क्लियर है, ओके, तुम्हारा परचेस एकदम स्ट्रांग है, यानी अगर आप एडवांस पैसा डीमार्ट के जैसे लेके TD CD ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट ले सकते हो, और इन्वेंट्री लिमिटेड रखो, और कस्टमर का फुटफॉल जो आता ही जाए, रिपीट आए, तो आपने कमा लिया। रिटेल ये 3 ही चीज का है। तो ये IPF को सॉफ्टवेयर से हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उसमें डीप जाते हैं। पहले I फॉर इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री में मेरे खुद के रिटेल चेन स्टोर्स है जिनको पता नहीं है, एंड यू विल बी हैप्पी टू नो कि भाई मैं भी वैसे यूज़ कर रहा हूँ, वेरी हैप्पी, मैं बहुत फ्री हो गया, मैं ऑटो मोड पे चला रहा हूँ। तो भाई इन्वेंट्री का सबसे बड़ा त्रास क्या मालूम है, कितना माल है, कौन सा माल रीऑर्डर करो,
किसको रीऑर्डर करो, कौन से पार्टी को रीऑर्डर करो, दिमाग को त्रास, डोक्याला त्रास हम बोलते हैं। करेक्ट। भाई एक ऐसा अच्छा सिस्टम है, बहुत सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है, स्प्लासी में भी है, कि आपको एक बटन दबा के आपका ओल्ड स्टॉक क्या है वो आपको दिख जाता है। करेक्ट। एंड सेकेंड, परचेज अब मुझे करना नहीं पड़ता, 95% परचेज सॉफ्टवेयर मुझे गाइड करता है। तो ओल्ड स्टॉक और परचेज रिकमेंडेशन ये कैसे सॉफ्टवेयर करता है, थोड़ा बोलो। जी देखिए, जैसे हम लोग, मैं रिटेलर्स को जैसे मैं सजेस्ट किया स्टार्टिंग में कि आप अपने इनिशियल जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स है उस पर आप पहले फोकस करो। बिल्कुल। जो लो प्रोडक्ट्स जो सेल हो रही है उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं वो नोटिस करो। आपको ये देखना चाहिए कि भाई मेरे प्रोडक्ट के सामने मेरे को मार्जिन कितना मिल रहा है, सप्लायर मेरे को कितना फास्ट वो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है, उसका मेरा प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल क्या है, कितने टाइम में वो प्रोडक्ट शेल्फ लाइफ पे रख सकते हैं हम लोग। ये तीन चीज़ें एक तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन्वेंट्री के अंदर। अगर आपका इन्वेंट्री ऑटोमेटेड है तो आप उसको एफिशिएंटली कैसे यूज़ कर सकते हो इस डेटा के थ्रू आपको पता चलेगा। तो आपको हमेशा ये चीज़ें डेटा पॉइंट्स में ध्यान रखनी है। मार्जिन देखो, ओके, सप्लायर का टाइप देखो और लाइफ साइकिल देखो। ये तीन चीज़ें अगर कवर करेंगे तो आपका इन्वेंट्री सॉर्टेड है। ओके। और अब हम आते हैं एफ के ऊपर, फुटफॉल्स। जी। ऑलरेडी हमने बात किया था, तो ऐसे कोई एक दो एग्जांपल्स आप दो लॉयल्टी पॉइंट्स का, कि क्या स्ट्रैटेजी हम करें जिसे कस्टमर खींच के आए। और ऑटो एसएमएस, ऑटो व्हाट्सअप, आज सब लोग व्हाट्सअप पे, 97-98% इंडियंस जिनके पास मोबाइल है वो व्हाट्सअप पे रहेंगे। तो व्हाट्सअप को यूज़ करके कस्टमर्स को कैसे वापस लाया जा सकता है, जी। क्या स्ट्रैटेजी। एक स्ट्रैटेजी तो बहुत कॉमन है कि लोग बिल व्हाट्सअप पे दे देते हैं। जी। तो लोग बोलते हैं मोबाइल नंबर नहीं लेना है। हाँ। मैडम आपको बिल व्हाट्सअप पे आएगा। हाँ। आप मॉल में जाओ, वो बोलते हैं फिजिकल बिल ही नहीं है, करेक्ट। व्हाट्सअप पे आएगा। आपको वारंटी कुछ से बिल व्हाट्सअप पे आएगा, करेक्ट। पेपरलेस है। तो आप स्ट्रैटेजी इस पे काम करो कि कस्टमर का मोबाइल नंबर कैसे छीनना है। ट्रू। तो और क्या स्ट्रैटेजीज है कि व्हाट्सअप से हम धंधा कैसे लाएं। जी, आपने जैसे बोला कि आप एवरी 6 मंथ स्टोर पे जाते हो और ये जीन्स कपड़े लेते हो। अभी जैसे उसी को मेरे को अगर कन्वर्ट करना हो कि कस्टमर हर 6 महीने पे रहे, उसको मेरे को हर 3 महीने पे लाना है, हर महीने लाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे पास वैल्यू एडिशन कस्टमर को दिखानी पड़ेगी। मेरे पास कौन से नए प्रोडक्ट्स आए हैं वो मेरे को उसको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। ये नए प्रोडक्ट्स आए हैं, उसके ऑफर अगर कुछ चल रहे हैं तो वो मेरे को कस्टमर को बताना पड़ेगा। सी देखिए, आप बड़ी ब्रांड्स देखो या छोटी ब्रांड्स देखो, दोनों ऑफर चलाते हैं। बड़ी ब्रांड्स को जब ऑफर चलता है तो लाइन लग जाती है, छोटी ब्रांड अगर कोई ये ऑफर चलाता है तो उसके उधर जो फुटफॉल है वैसा का वैसा होता है। राइट। इसका रीजन क्या है? राइट। ज़ारा का एंड ऑफ सीजन सेल में लोग 2-2 घंटा लाइन में सिर्फ चेंजिंग रूम में लगाते हैं। करेक्ट। यस। और अपना बाजू वाला रमेश भाई के उधर अगर ऑफर लगेगा तो हार्डली 5-7 लोग आएंगे। तो ये क्यों ऐसा होता है? वहाँ पे वैल्यू एडिशन वो रोल प्ले करता है कि आप अपनी प्रोडक्ट को कितना वैल्यू एडिशन दिखाते हो। आप अभी फास्ट फैशन का ज़माना है, जेन जी का कंजम्पशन रेशियो इज़ वेरी हाई। आपको कस्टमर का पैटर्न बिहेवियर अगर पता है तो उस टाइप के आप प्रमोशंस चलाओ, ऑफर्स चलाओ, भेजो व्हाट्सएप पे, आप अपने आप बिजनेस आएगा। एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट करो। जब तक आप अगर ब्रांड वैल्यू क्रिएट नहीं करोगे, आपका यूएसपी कस्टमर्स को नहीं दिखाओगे, तब तक आपका फुटफॉल वैसा का वैसा ही रहेगा। बहुत 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 इंटरेस्टिंग इंसाइट्स आपने बोला। और क्या कस्टमर कभी कभी इरिटेट हो जाते हैं, तो ये व्हाट्सएप भेजने का फ्रीक्वेंसी क्या होता है और कितना मुश्किल है, क्योंकि मैं हूँ छोटा एंटरप्रेनर, मेरे को अपलोड करना फिर व्हाट्सएप करना, तो ये कितना ईजी है, कितने टाइम में आप सभी कस्टमर्स को अपना ऑफर भेज सकते हो। से इट्स दो तरीके से काम होता है। एक तो आप ऑटोमेट भी कर सकते हो इसको। ऑटोमेट आप सेट कर दो सिस्टम के अंदर कि मेरे को 1 जून से 10 जून का एक कैंपेन रन करना है और मेरे ये 500 जो कस्टमर लास्ट 3 महीने से आए नहीं है वो सेट करना है। इतना सेट कर दो, सबमिट कर दो, ऑटोमेटिकली 1 जून से 1 वीक पहले सिस्टम ट्रिगर करना चालू कर देगा, कस्टमर को इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाएगा। नाउ डेफिनेटली अप टू कस्टमर कि हम उनको रोक नहीं सकते। इफ़ दे वांट टू कीप ऑन डीएनडी, एक्सेप्ट करो। 1000 में से आपको 5% ऐसे कस्टमर मिलेंगे जिनको डीएनडी चाहिए, उसको एक्सेप्ट करो। उसके सामने जाके आप ऐसा कुछ करोगे तो वो आपका ब्रांड वैल्यू कम हो जाएगा। डीएनडी एक्सेप्ट करो, नो प्रॉब्लम। तो बट फोकस करो जो 900 कस्टमर है उसमें से 10% भी अगर मिल गया तो आपका 90 का फुटफॉल ज़्यादा हो जाएगा। तो और बहुत इंटरेस्टिंग, मैं प्रैक्टिकल केस स्टडी देता हूँ। मेरा साउथ का एक कॉफ़ी चेन स्टोर है जी, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग कर रहा है। 40% बिजनेस उसका 0 ह्यूमन बींग से 1 सेकेंड के अंदर आता है। 40% बिजनेस। उसमें हमने सॉफ्टवेयर में ही डाला है कि भाई अगर कोई कस्टमर, हम मेंबरशिप प्रमोट करते हैं या स्टारबक्स भी कार्ड प्रमोट करता है, हम भी प्रमोट करते हैं, अगर आपने वो कार्ड 3 महीने से यूज़ नहीं किया, आपको ऑटोमेटिक एक SMS चला जाएगा, वी लव यू, वी मिस यू, गेट अ फ्री कॉफ़ी।
हाँ गेट अ फ्री कॉफी। इंडियंस को फ्री बोला, सब काम छोड़ के आते। करेक्ट और कॉफी कोई अकेला पीता है भाई? बहुत रेयरली। मेरे जैसा कोई रहेगा तो मैं पी लूंगा, मैं शाना हूँ। हाँ। बट यूजुअली लोग नहीं पीते। अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आएंगे, मॉम डैड को लेके आएंगे, पार्टनर को लेके आएंगे, कलीग्स को लेके आएंगे। मेरे फ्री कॉफी के चक्कर में इट वॉज फाउंड दैट पीपल बाय 3.5 एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स। करेक्ट बन मस्का ले लिया, सैंडविच ले लिया, बर्गर ले लिया, एक मिल्क शेक ले लिया। जी। तो एक फ्री कॉफी के चक्कर में फुटफॉल्स आ गए, रिटेंशन हो गया और बिल साइज बढ़ गया। इसका कॉस्ट, एक एसएमएस का कॉस्ट बल्क में 7-8 पैसा है। हाँ 1 रुपया भी नहीं है। करेक्ट टाइम 0 लगता है, इन्वॉल्वमेंट मशीन ट्रिगर करता है। भाई मशीन ट्रिगर करता है। तो भाई आप ये सिस्टम जो 0 कॉस्ट है, 0 टाइम है, ये यूज करके 40% टर्नओवर इससे आता है सर। 40% टर्नओवर। स्टारबक्स का भी स्ट्रैटेजी क्या है सर? बर्थडे आपसे पूछता है, हाँ आप खुशी खुशी देते हो। जी यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर नहीं मिलता, स्टारबक्स में आप अपना बर्थडे एनिवर्सरी देते हो। क्यों? फ्री कॉफी। हाँ तो दिल बड़ा रखो, कुछ फ्री आइटम्स दो। करेक्ट लोग उल्टा रोते हैं कि सर गूगल रिव्यू नहीं मिलता। हाँ आप बोलो उनको फ्री एक ये चीज 50 रुपए का दो, गूगल रिव्यू Correct. मिल जाएगा। लास्ट सर, आपके सॉफ्टवेयर से ये सबसे बड़ा डर है लोगों का। 95% जैसे आपने कहा था, अडेप्टेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन फेल्स। तो रिटेलर्स के लिए सॉफ्टवेयर कितना टाइम लगेगा, कितना स्टाफ लगेगा पूरा सेट करने के लिए? समझो मेरा एक छोटा सा दुकान है, कपड़े का दुकान है, हाँ मुझे कितना टाइम लगेगा? और मैं और कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, मुझे शिफ्ट करना है क्योंकि मुझे आपका एआई चाहिए, डेटा चाहिए, कन्वीनियंस चाहिए, ट्रस्ट है, कितना टाइम लगेगा? सो इट्स अ प्लग एंड प्ले सॉफ्टवेयर। आप आइए वेबसाइट पे साइन अप कीजिए, हमारे इम्प्लीमेंटेशन डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर 30 दिन के लिए असाइन हो जाएगा। ओके। जहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंजिंग रोल होता है प्रोडक्ट मास्टर का डेटा अपलोड करना, राइट। अगर उसको हमने एफिशिएंटली कर लिया तो विद इन 5-7 डेज आप लाइव कर सकते हो। वैसे तो एक दिन का भी काम नहीं है, बट जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है ना प्रोडक्ट मास्टर, बिकॉज प्रोडक्ट मास्टर तो मेरे को एफिशिएंटली चाहिए। प्रोडक्ट इज योर इंजन। आपके बिजनेस का प्रोडक्ट एंड इन्वेंट्री इज द इंजन ऑफ एनी बिजनेसेस। अगर वो प्रॉपर सिस्टम को इनपुट मिलेगा तो सिस्टम आपको प्रॉपर सजेस्ट करेगा। बिल्कुल। तो हम जितने भी बिजनेसेस हैं उनको यही बोलेंगे कि आप विद इन अ डे आप लाइव जा सकते हो, बट मेक श्योर कि आपका प्रोडक्ट मास्टर जो है वो प्रॉपर सेटल्ड हो। ओके। जितना वो अच्छा सेटल्ड होगा उतना आपको आगे मजा आएगा। उसमें 2 दिन लगे नो प्रॉब्लम, 2 वीक लगे नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। तो अगर प्रोडक्ट मास्टर ठीक ठाक है तो बहुत प्लग एंड प्ले इजी मॉडल है जी। और आहूजा साहब, ऑन योर बिहाफ, मैंने आपको पूछा नहीं, मैं दादागिरी से काम करता हूँ। अगर कमेंट में आप लिखते हो लव यू बसेश सर एंड वैसी इज एक्सीलेंट, तो कोई भी एक लकी रिटेलर को मैं इनको बिना पूछे हम वैसी सॉफ्टवेयर एट 50% बेनिफिट, कोई भी एक रिटेलर को हम फर्स्ट ईयर के लिए दे देंगे। सॉरी मैंने पूछा नहीं, पर मेरा आदत है गिव अवे गिफ्ट देते हैं कि लोग ये देख रहे, वो इंस्पायर, वो एक्शन लो। तो कमेंट्स में लिखना लव यू बसेश सर, वैसी इज एक्सीलेंट, और कोई भी एक जन को हमारी टीम सिलेक्ट करके वैसी के सीनियर टीम से कनेक्ट करा देंगे और आपको फर्स्ट ईयर का जो भी आपका प्राइसिंग रहेगा उसमें आपको एक्सीलेंट बेनिफिट हम दिला देंगे। ये हमारी तरफ से एक छोटा सा चीज़ है। अभी रिटेलर्स हो गए सर, दूसरा सेगमेंट हम कवर करते हैं और फिर मुझे आपकी स्टोरी भी बहुत इंस्पायरिंग लगती है, एंडिंग तक रुकना। इनकी स्टोरी से सीखो कि भाई बिना जॉब, बिना वर्क एक्सपीरियंस का 1 करोड़ों की कंपनी कैसे खड़ी की उन्होंने, और वो भी रिलायंस फंडेड, मोटा भाई की कंपनी ने फंड किया भाई। तो ये स्टोरी भी समझते हैं। बट कमिंग बैक टू दिस, मुझे सर B2B के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए बहुत तरस आता है। इतना हार्ड वर्क, कम मार्जिन्स, नया जनरेशन बिजनेस में आता नहीं है। आपको B2B का फ्यूचर क्या लगता है? देखो B2B ऐसी चीज़ है कि हमेशा वो डिपेंडेंसी पे रहता है। मैन्युफैक्चरर्स ने अगर अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो चेंज कर लिया, डिस्ट्रीब्यूटर का बिजनेस ख़त्म। अगर मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कस्टमर तक या रिटेलर तक जाने लगा, मीडिएटर्स ख़त्म। तो B2B बिजनेसेस को अपना डिपेंडेंसी और अपना जो वो जड़ है वो बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। सबसे बड़ा इसमें रोल प्ले करता है, जो मैन्युफैक्चरर्स को भी बहुत प्रॉब्लम होता है कि उनके वेयर हाउसेस सब जगह वो बनाएंगे नहीं, वो तो फैक्ट है, राइट। आप मैन्युफैक्चरर को क्या वैल्यू एडिशन दे सकते हो? आपके पास खुद का वेयर हाउस है, राइट। Yes. भले चाहे रेंट पे हो, बट वेयर हाउस है लो। तो वहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी है, मैन्युफैक्चरर का रेंटिंग का खर्चा बच जाएगा, राइट। दूसरा आपको मैन्युफैक्चरर से मार्जिन मिल रहा है, राइट। राइट। तीसरा आपके पास रिटेल नेटवर्क है, बस आपको एफिशिएंटली कैसे इसको यूज़ करना है वही देखना है, राइट। तो आपके पास अगर वेयर हाउस है तो आप उसको वेयर हाउस को कैसे मेंटेन करते हो। हर एक रैक, जैसे लोग बोलते हैं कि पर स्क्वायर फीट प्रॉफिट क्या है, Yes. आप बोलते हो कि पर इंच प्रॉफिट क्या है, यस। राइट। अब तो जमाना पर स्क्वायर फीट का गया, Yes, square अभी inch. अभी स्क्वायर इंच पे लोग फोकस करते हैं। बिल्कुल। तो प्रॉफिट पर इंच कितना मिल रहा है वो आपको अभी देखना पड़ेगा। आप अपने वेयर हाउस को एफिशिएंटली कैसे मैनेज करते हो,
कि कैसे आपका प्रोक्योरमेंट है, कैसे आपका बिजनेस आगे फ्लो कर रहा है। इसके लिए हम लोगों ने एक B2B कॉमर्स पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें आपका सेल्स स्टाफ जो फील्ड पे जा रहा है उसके पास एप्लीकेशन है, वो तो है ही, ठीक है, बट उस फील्ड स्टाफ को या सेल्स स्टाफ को कैसे एफिशिएंटली, अगर 10 ऑर्डर आ रहा है तो मेरे को 50 ऑर्डर कैसे आएंगे, ये B2B कॉमर्स से आप कर सकते हैं। इट्स 100% डिजिटल एंड ऑटोमेटेड टूल, जो आपके जितने भी रिटेल नेटवर्क हैं उनको अपना अपना खुद का एक लिंक मिल जाएगा। वो उस पोर्टल पे आएंगे, ऑर्डर पंच करेंगे और पूरा ट्रैकिंग देख पाएंगे कि उस ऑर्डर का क्या हुआ। तो नो ह्यूमन टच, पूरा सिस्टम ऑटोमेटिकली ट्रैक करेगा। उधर से ऑर्डर आया, आपकी सेल्स टीम के पास ऑर्डर आ जाएगा, अप्रूव होगा, आपकी इन्वेंट्री या इन्वेंट्री टीम के पास वो डिस्पैच के लिए जाएगा, कस्टमर को नोटिफिकेशन जाएगा, डिस्पैच से ड्राइवर के अंदर एप्लीकेशन में नोटिफिकेशन जाएगा, ड्राइवर को वो ऑर्डर कहाँ पे डिलीवर करना है वो इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ड्राइवर आपके स्टोर पे आएगा, डिलीवर करेगा, सब स्टेटस वहाँ पे अपडेटेड। और वही B2B कॉमर्स से पेमेंट कलेक्शन कर सकते हैं आप। तो इतना ऑटोमेशन आप सेट अगर करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो बिजनेस है, आपके ऊपर लोग डिपेंडेंट रहेंगे। बिल्कुल। अभी आप मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर डिपेंड हैं और रिटेलर्स के ऊपर डिपेंड है, पर ये डिपेंडेंसी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं क्योंकि आप मिडिल मैन हो, आप वैल्यू क्या प्रोवाइड करते हो उस पर बहुत प्रेशर है। और मैं इसको और डिटेल में थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि ये मुझे लगता है ये पॉडकास्ट का ये और एक आहा मोमेंट है। भाई मैं जिसको माल देता हूँ, ट्रेडिशनल तरीका क्या है, लॉजिस्टिक्स महंगा हो गया है, आदमी महंगा हो गया है, आदमी जाएगा, वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है दुकान पे मालूम नहीं, वो ऑर्डर लिखाएगा, फिर पेमेंट के लिए दूसरी बार जाएगा, वो ऑर्डर लिखाएगा, इसमें धंधा कम हो रहा है जी। अब एक तो आपने पहले बोला 3 चीज़ मैंने इसमें से निकाली कि वेयरहाउस को एफिशिएंटली मैनेज करो, तो अगर सॉफ्टवेयर रहेगा तो आपका GRN, आपका परचेज ऑटोमेट होगा। और जैसे आज आप सोचो डार्क स्टोर, छोटे छोटे 400-500 स्क्वायर फीट के डार्क स्टोर, वहाँ से ब्लिंकिट 15 मिनट में डिलीवरी करता है, यानी एक एक स्क्वायर इंच का कितना इंपॉर्टेंस है। करेक्ट। तो आप अपने वेयरहाउस को भी वो सीरियसनेस है कि कौन सा माल किधर रखना है, तो वो आपका सॉफ्टवेयर शायद या किसी अच्छा सॉफ्टवेयर हेल्प कर लेगा। सेकेंड प्रॉब्लम है अभी सबसे इंपॉर्टेंट कि मैं जो दुकानदार को दे रहा हूँ, अगर उसको भी मैं एजुकेट कर रहा हूँ कि भाई तू डेटा स्टडी कर ले, और डेटा स्टडी करने के लिए तेरे को पैसा नहीं भरना है, पैसा मैंने भर दिए, उसको तो लिंक फ्री में मिल रहा है, तो डाउनलोड कर ले, तो अपना डेटा स्टडी कर ले, और तेरे को जो ऑर्डर देना है तो यहाँ पे बटन दबा के ऑर्डर देते। करेक्ट। इनिशियली टफ होगा बट लोग करेंगे। मेरा बहुत बड़ा एक दोस्त है, मेरा स्टूडेंट है, वो बहुत प्यार करता है कानपुर के विकास गुप्ता जी, श्री योग वाले। वो यूजुअली मुझे बोलते कि सर हमारे यहाँ मार्जिन ही नहीं है, मैं मैन्युफैक्चरर भी हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ, आदमी रखो, गाड़ी का ट्रांसपोर्ट का खर्चा रखो, माल चोरी करो, सर बचता नहीं, 1-2% ही बचता है। वो ये देखेंगे तो नाचेंगे कि सर आदमी कम रखो, सभी रिटेलर्स को ये लिंक दे दो, आप सॉफ्टवेयर परचेज कर लो, और आप एक अपने ऑफिस में एक लड़का लड़की बिठा दो, हर 7 दिन का रूट प्लान होता है ना, वैसे कॉल प्लान कर दो जी। सर ऑर्डर क्या करवाना है, मोबाइल ऐप चेक कर लो, और अगर आप ये मोबाइल ऐप से करते हो आपको 1% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के चक्कर में आदमी डांस भी करेगा। करेक्ट, डेफिनेटली। आपका स्टाफ का कॉस्ट, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट स्ट्रीमलाइन कर दिया, क्योंकि आपके पास ऑर्डर आ गए। तो लॉजिस्टिक्स पे पहले जो आपका रूट प्लान इनएफिशिएंट था, अब प्रॉपर एफिशिएंट सब ऑर्डर कलेक्ट करके आप 2 दिन के बाद भेजो। करेक्ट। तो आपके कॉस्ट बच गए। और अब तीसरा सच, हम इंडियंस जुगाड़ू है, और ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट 90% सेल्स टीम मेरे एक्सपीरियंस में आराम करता है। बोलता है सर धूप में बहुत मेहनत की, 10 दुकान गए, जाते 4 ही दुकान पे जी। उसको कैसे सॉल्व करें सर, कि सेल्स टीम काम कर रहा है नहीं कर रहा है, दुकान पे जा रहा है ऑर्डर, और दूसरा वो ऑर्डर लेता है तो वो फ़ोन पे ऑफिस में ऑर्डर लिखाता है या पेपर भेजता है, उसमें गलतियाँ कितनी होती है, इसको सॉल्व कैसे करो भाई? जी, जैसे मैंने बोला कि ये B2B कॉमर्स एप्लीकेशन सिर्फ कस्टमर्स के लिए नहीं है। अच्छा। ये चीज़ सेल्स वालों के लिए भी है। यही सेम लिंक से अगर सेल्स पर्सन अगर वो ओपन करेगा तो उसको सारे कस्टमर का डेटा दिखेगा, और अगर कस्टमर ओपन करेगा तो उसको सिर्फ उसका डेटा दिखेगा। और या जो भी सेल्स पर्सन इस एप्लीकेशन से ऑर्डर पंच करता है, वो कौन से टाइम पे पंच किया, कौन सी लोकेशन से पंच किया, उसका GPS ट्रैकिंग, उसका परफॉर्मेंस, उसका टारगेट्स, इंसेंटिव, एवरीथिंग इज कवर्ड। तो वो पूरा डेटा आप बैठे बैठे ऑफिस में देख सकते हैं। किसी परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिल जाएगा, एट द एंड ऑफ द डे आपको व्हाट्सएप पे रिपोर्ट आ जाएगा कि पूरे दिन के टोटल ऑर्डर्स इतने, टोटल रेवेन्यू इतना, टोटल बेस्ट सेलिंग आइटम्स इतना, समरी मिल जाएगा। वाह। तो जो DSR रिपोर्ट होता है, डेली सेल्स रिपोर्ट, वो आपको ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर के थ्रू मिल गया, व्हाट्सएप पे आ जाएगा। व्हाट्सएप पे और क्या चाहिए भाई? रात को 11 बजे जो भी आप टाइम सेट करोगे कि मेरा क्लोजिंग टाइम 10 रख दिया, तो वो 10 बजे व्हाट्सएप आएगा। यानी टीम का भी टाइम बचा और आपका मॉनिटरिंग स्ट्रिक्ट हुआ। मेरा एक कंपनी है, उसका टर्नओवर मैंने 6x बढ़ाया मेरे अंडर। क्या बात। और कुछ चेंज नहीं किया, खाली एक फील्ड ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर डाला। बरोबर। पता चला कि 12 बजे के पहले तो भाई सब निकलते नहीं है मार्केट में जी। 2 दुकान जाते हैं और 1 घंटे का लंच ब्रेक लेते हैं, फिर और 2 दुकान जाते हैं और 1 घंटे का चाय ब्रेक लेते हैं, और 4:30 बजे तो घर चले जाते हैं। और यहाँ पे बोलते हैं सर 9 से 8 काम कर रहे हैं, DA दो, TA दो, महंगाई है, बाइक का पेट्रोल दो।
जैसे ट्रैकिंग डाला 3 आदमी भाग के गए गए हाँ और जो जूने रुके और जो नए आए वो सिस्टम से चले। करेक्ट। भाई घर से कितने बजे स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट कर, ये दुकान पे गया, चेक इन कर, ऑर्डर वहाँ पे ही दे। अच्छा वो जो बोल रहा है फॉर एग्जांपल मीटिंग, तो रैंडमली हमारी टेलीकॉलर कॉल भी रैंडमली करती है, एक ही लड़की रखना है जी कि सर आपके दुकान पे ये स्टाफ आया था, अरे नहीं आया था बेंची, अरे वापस झूठ बोल रहे थे। तो अभी सिस्टम काम कर रहा है, करेक्ट। तो परफॉर्मर्स को हम रिवॉर्ड देते हैं, दो ना इंसेंटिव। सही बात। आपका पेट इसके लिए नहीं दुखना चाहिए कि इसको 30,000 मिल रहा है, हम्म। आप खुश हो कि ये मुझे लाख रुपए कमा के दे रहा है तो 30,000 ले रहा है। करेक्ट। ये कल्चर आप रखो। तो ये जो फील्ड ट्रैकिंग है और ये जो ऑटोमेटिक रिकमेंडेशन रिटेलर्स है, ये आपका सॉफ्टवेयर कर देता है। डेफिनेटली आराम से करता है। और आप सेल्स पर्सन का इंसेंटिव रेंजेस भी रख सकते हैं कि भाई पूरे दिन का तेरा 1 लाख का टारगेट है, हाँ। अगर 1 लाख किया तो तेरे को 1000 इंसेंटिव मिलेगा, पर 1 लाख से 3 लाख गया तो तेरे को 2,500 मिलेगा, 3 लाख से 5.5 लाख पे गया तो 7,000 मिलेगा। तो वो सेल्स पर्सन का हमेशा माइंडसेट यही होगा कि मेरे को इंसेंटिव कमाना है। और सेल्स पर्सन का माइंडसेट हमेशा ऐसा बनाओ कि वो अपनी सैलरी को देखे ही ना, इंसेंटिव देखे। बिल्कुल। और उससे आपको भी बेनिफिट होगा और आपके जो पर्सन जो काम कर रहे हैं आपके साथ, उनको भी ऐसा होगा कि हम भी यहाँ पे ग्रो करें, उनको ऑनर बनाओ। सी अल्टीमेटली एज अ ऑनर आप खुद ही सेल्स पर्सन हो, बिल्कुल। तो अगर वो सेल्स पर्सन अगर ओनर बन गया तो सोच लीजिए कि आपका बिजनेस कहाँ जाएगा। तो ये आपने ब्रह्मास्त्र दिया है कि सेल्स टीम, चाहे वो काउंटर के अंदर हो कि फील्ड के अंदर हो, उसको इतना अच्छा इंसेंटिव स्ट्रक्चर दो कि वो सैलरी नहीं, वो इंसेंटिव के पीछे भागे और मेहनत करे, तो उसको भी एंटरप्रेन्योरशिप का फायदा होगा। और आज का जनरेशन वही सोचता है कि मेरा खुद का कैसे करूं। यस। और अगर उसको ऐसा सेटअप मिल गया, प्लेटफॉर्म मिल गया, सब कुछ रेडीमेड मिल गया, बिजनेस तो चल ही रहा है, वो एज अ बिजनेस पार्टनर की तरह काम करेगा, ना कि कोई एक नॉर्मल स्टाफ की तरह काम करेगा। तो आहूजा साहब इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर बनाया है और लोगों को लगता है सॉफ्टवेयर मजाक है, रिटेलर्स का धंधा बढ़ रहा है, B2B डिस्ट्रीब्यूटर्स जो सबसे बड़ा सेगमेंट पीडे में है उसका धंधा बढ़ रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। और प्रूफ तो है भाई 17,000 हैप्पी कस्टमर्स है। तो भाई आपको डिकोड करते हैं कि ये कंपनी अगर किसी को बनाना है या लाइफ में बड़ा करना है, 31 की एज पे बिना IIMs के, बिना कोई गॉडफादर के, बिना ज़्यादा पैसे डाले हुए, ये कैसे किया? तो आपका स्कूलिंग और एजुकेशन क्या है वो थोड़ा बताइए। तो मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, गुजरात का एक छोटा सा गांव है गिर सोमनाथ के अंदर, ऊना करके, जिसका पॉपुलेशन समवेयर अराउंड 1 लाख, उतना पॉपुलेशन पे तालुका है छोटा सा। मैंने 10th तक वहीं पे पढ़ाई किया। उसके बाद आई वेंट टू राजकोट, जहाँ पे मैंने साइंस 11-12 साइंस किया। उसके बाद ऑब्वियसली लोअर मिडिल क्लास फैमिली हैं, तो इतने ऐसे ही सोचेंगे कि जो भी बेस्ट कॉलेज मिले और जहाँ से कम खर्चा हो। यस। तो मेरा पूरा इंजीनियरिंग 6,000 में ख़त्म हुआ। 6,000 रुपये? हाँ, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज GTU। 6,000 रुपये में पूरा इंजीनियरिंग मेरा ख़त्म हुआ। और ड्यूरिंग द कॉलेज मतलब मेरे बचपन से ही ऐसा था कि ब्लड में बिजनेस था। तो वो तो माइंडसेट 10th से ही क्लियर था कि अगर करना है तो बिजनेस ही करना है। एंड वी आर गुजरातीज एंड उस बैकग्राउंड से आते हैं कि हमेशा वो बिजनेस माइंडसेट ही रहेगा, राइट। तो मैं जब 20 का था कॉलेज के टाइम पे, तब मैंने बिजनेस चालू किया था एक, जैसे अभी ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट है, वैसे मेरे ओगो शॉप्स मैंने चालू किया था। अच्छा। कि जो हाइपर लोकल डिलीवरी करता था, यानी 10-11 साल पहले। 2013 में। यस, 2013 में मैंने वो बिजनेस चालू किया। समहाउ फिर पता चला कि इस बिजनेस के अंदर काफ़ी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बहुत बड़ा पैसा चाहिए, एंड वी जनरली डोंट बिलीव इन कैश बर्न्स। ओके, तो मैंने वो बिजनेस 6 महीने में ही वाइंड अप किया। बट ये कॉलेज में रहते आपने कॉलेज में, यस। तो मैं एक ऑडियंस को बोलना चाहूँगा, भाई हम हमारे बच्चे को कितना पैम्पर करते हैं, बेटा दूध पी ले, बेटा खाना खा ले, बेटा पॉकेट मनी कर ले। स्ट्रगल के बिना सक्सेस नहीं है भाई, स्ट्रगल करो। आप देखो आहूजा साहब को, लोअर मिडिल क्लास से गांव में जन्म किया हुआ, एक ऐसे कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में इंजीनियरिंग कर रहे हैं, 6,000 रुपये सालाना पैसा बचाना है, और पढ़ाई करते करते भूख था कि भाई बिजनेस करते, और वो सेंस भी था कि भाई कैश बर्न नहीं करना है, बंद कर दिया। चलो सर, जर्नी कंटिन्यू करते। काफ़ी लोगों का सपोर्ट रहा इसमें, मेरे फ्रेंड्स, फैमिली, जो मेरा नेटवर्क, मेरे वाइफ, मेरे ब्रदर, सब लोगों का सपोर्ट रहा। मैंने काफ़ी सारा, घर पे पता नहीं था, मैंने दोस्तों से उधारी 10,000, किसी से 15,000, किसी से 25,000 ले लेके इस बिज़नेस को चलाया। फिर वाइंड अप किया, फिर वापस चालू किया। घर पे तो पता ही नहीं था कि ऐसा सब मैं कर रहा हूँ। एंड वो तो क्योंकि वो बिज़नेस स्ट्रगल देख के आए, एंड दे डोंट वांट कि उनके बच्चे भी आगे ऐसे बिज़नेस में फंस जाए। ओके, तो मेरे पापा का तो मन था ही नहीं कि ये बिज़नेस करे, बट मैंने घर पे बताया नहीं, ऐसे साइड में चालू रखा।
उसके बाद ये वाइंड अप करने के बाद दूसरा मैंने बिजनेस चालू किया, लॉन्ड्री मैनेजमेंट का सिस्टम, पूरा ऑनलाइन पोर्टल, जिसमें जो मैं पीजी में रहता था तो मेरे को वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिखा कि डेली लॉन्ड्री खुद से धोना पड़ रहा है। बेटर ही कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बनाओ जो हाईली एफिशिएंट हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो और लोगों को वो सर्विस मिले, फ्लेक्सिबिलिटी मिले। पर वो कॉलेज की प्रोजेक्ट्स की तरह ही डूब गया। आपने स्टार्ट किया, उसमें पैसे भी डाले आपने? पैसे डाले मैंने, 4 लाख उसमें इन्वेस्ट किए। 4 लाख आए कहाँ से? अरे ऐसे ही आसपास उधारी किसी से 15,000 ले लिया, किसी से 25,000 ले लिया। आई थॉट कि बिजनेस बनेगा तो रिकवर कर लूंगा। ओके, तो वैसे वो चालू किया। वो 2-3 महीने में वाइंड अप कर दिया उस बट ये बिजनेस को। बहुत मैच्योर मूव है कि 3 महीने में एक्सेप्ट करना कि ये प्रोडक्ट मार्केट फिट राइट टाइम नहीं है। Correct. आइडिया अच्छा है, गैप अच्छा है, बट शायद मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाऊँ या राइट टाइम नहीं है, और अपने लॉसेस को आपने जल्दी बंद कर दिया। नहीं तो 4 लाख का 40 लाख होता और 20 साल जिंदगी चली जाती है। डेफिनेटली। अमेजिंग। फिर मेरा इंजीनियरिंग ख़त्म हुआ 2015 के अंदर। फिर मेरा इंजीनियरिंग मैंने किया है GEC पाटन, जो नॉर्थ गुजरात के अंदर है। फिर मैं अहमदाबाद शिफ्ट हुआ इंटर्नशिप वगैरह करने के लिए। तो तब मैंने सोचा कि अब अगर जो भी करना है कुछ परमानेंट करना है, तो उससे पहले क्या चाहिए बिजनेस के अंदर, तो बेसिक स्किल्स चाहिए। मैं सेल्स बैकग्राउंड से था नहीं, ओके, मैं था टेक्निकल बैकग्राउंड से। तो मेरे को सेल्स समझना है, उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो मैंने एक कंपनी ढूंढा जो डायरेक्ट सेल्स एजेंसीज बोलते हैं ना, DSA। हाँ। तो उसमें मैं गया। वहाँ पे मैं क्रेडिट कार्ड बेचता था, डोर टू डोर क्रेडिट कार्ड, नो फिक्स सैलरी। 6 महीना मैंने पूरे अहमदाबाद मार्केट के अंदर हर एक दुकान पे जाओ, हर एक गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ, कॉर्पोरेट ऑफिस में जाओ, वहाँ पे जाके सिर्फ पिच करो क्रेडिट कार्ड। मेरा क्रेडिट कार्ड क्या वैल्यू एडिशन दे सकता है। मैंने 6 महीने में पूरे क्रेडिट कार्ड्स बेचे। उसमें से जो मेरा इनकम हुआ, उससे मेरे जो लॉसेस हुए थे उसको रिकवर किया। जो 10-12 लाख का जो डेप्ट हो गया था उसको रिकवर कर दिया। यानी 12 लाख का कर्जा था आपके ऊपर? हाँ, 12 लाख का कर्जा था। फर्स्ट कंपनी फेल हुआ, सेकंड कंपनी एज अ कॉलेज में फेल हुआ। आप में लोअर मिडिल क्लास टूट जाता, बट आपने गिव अप नहीं किया। करेक्ट। और लोगों ने आपको टाइम भी दिया, दे ट्रस्टेड यू। हाँ, डेफिनेटली। They loved वो you. हमेशा वो गॉड ब्लेस, मैं लकी हूँ कि मेरे को ऐसा नेटवर्क मिला कि जिसके थ्रू वो सपोर्ट मिलता रहा। 12 लाख का लॉस करके, लोन करके, आपने 6 महीने में मेहनत करके, यानी क्या परफॉर्मेंस दिया रहेगा दोस्त। ये तो ही इंसेंटिव और ये आया रहेगा। क्योंकि फिक्स था मेरे को अहमदाबाद में खर्चा भी निकालना है और मेरे को ये मेरा पूरा लोन भी रिकवर करना है, राइट। तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था सक्सेस के अलावा। या तो मैं बोरिया बिस्तर पैक करके चला जाऊँ गाँव, या तो मैं इसको रिकवर करके वापस बाउंस बैक करूँ। यानी करो या मरो। हाँ, मैं वापस बोलता हूँ, प्रेशर क्रिएट्स डायमंड्स, डू नॉट क्रिएट सॉफ्ट किड्स। प्रेशर, पॉजिटिव प्रेशर विल क्रिएट डायमंड्स। डेफिनेटली जी। तो वो मैंने रिकवर किया। उसके बाद ड्यूरिंग दी फेस्टिवल्स मैं घर गया, मेरे फादर का बिजनेस देखा और वहाँ से फिर मैंने सोचा कि नाउ वी शुड स्टार्ट B2B वाला पोर्टल। जो दूसरे जो दोनों थे वो B2C में थे। और गुजरात के अंदर भी जनरली आप देखेंगे कि आपको B2B एंटरप्राइज एप्लीकेशंस बहुत अच्छे दिखेंगे। गुजरात से आपको हाइपर लोकल डिलीवरी नहीं दिखेगा, क्योंकि गुजराती कोई बिलीव ही नहीं करेगा कि मेरे को कैश बर्न करना है, उसको तो पैसा चाहिए, रोकड़ा प्रॉफिट। हाँ, रोकड़ा और प्रॉफिट। तो फिर मैं आके वापस ये पूरा सेटअप किया, 2 लोगों का टीम चालू किया अगेन, जिनको रिकवर करके लोन का कंप्लीट किया, उन्हीं से वापस जुगाड़ किया कि भाई अब मैं कुछ नया स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड मे बी दिस टाइम मेरे को पता नहीं, बट शायद सक्सेस होने का चांसेस थोड़ा बहुत दिख रहा है। सोचा नहीं कभी कि सक्सेस होंगे कि नहीं, बट अभी ये करना है। तो मैंने अहमदाबाद में कितना लिया पैसे उनसे? वापस मैंने 4-5 लाख इकट्ठा किया। यानी ये कितना स्मार्ट है, आपने अपनी इंटीग्रिटी रखी। आपने हार्डवर्क दिखाया, मिस्टेक्स कबूल किए, आपने रीपे किए, और क्योंकि आपका व्यवहार अच्छा था आपको वापस फंडिंग मिला। लोग ये मिस्टेक करते हैं, सर पैसे कहाँ से लो? भाई अपना चरित्र पे काम करो। योर फ्रेंड्स, फैमिली, योर रिलेटिव्स आर योर बेस्ट सोर्स ऑफ फंडिंग। ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं होगा लोन का जिस पे मेरा साइन अप नहीं होगा। जो छोटे छोटे लोन्स भी अभी काफी सारे माइक्रो लोन्स प्रोवाइड करते हैं, ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं होगा जिस पर मैंने अप्लाई नहीं किया होगा। यानी सक्सेस बनाने के लिए क्या स्ट्रगल किए, खून पसीना आंसू सब दिखा है। करेक्ट। मैंने जो ऑफिस भी रेंट पे लिया था, घर पे पता नहीं था कि मैं अभी ये नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ। फिर धीरे धीरे 2016 में, क्योंकि पूरा हमारा जो प्लेटफॉर्म था दैट इज 100% क्लाउड बेस्ड था। उसके लिए चाहिए इंटरनेट। ठीक है, तो 2016 में ये जियो ने क्रांति ला दिया, इंटरनेट का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। 2017 में GST आया, तो GST से लोगों को डिजिटलाइजेशन का फील हुआ, तो वो थोड़ा सा डिजिटलाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन चालू हुआ इंडिया के अंदर, तो वो हमें हेल्प किया। फिर कोविड आया, तो उसमें तो हमारा जो
प्योरली 100% हम एक पीक पे आ गए कि ओके अब तो सबको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होना है और उन लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शंस थे नहीं। तो हमारा जो वेजी का प्लेटफॉर्म है 2017 में फर्स्ट वर्जन लॉन्च हुआ, 2019 में दूसरा वर्जन लॉन्च हुआ और 2021 में ही हमारे पास 2,500-3,000 कस्टमर बन गए थे। वाओ। और हम एक ब्रेक इवन स्टेज पे आ गए। जब ब्रेक इवन स्टेज पे, उससे पहले 40-50 लाख का ऑलरेडी डेप था, वो कवर करते करते भी मैं 2021 तक ब्रेक इवन स्टेज पे आ गया। यानी 50 लाख का डेट किया आपने? 50 लाख का डेट यानी किया। बिजनेस के लिए इतना पागलपन, इतना रिस्क, डेफिनेटली। क्या बात है। और एक ही ऑप्शन था, सक्सेस करो या खत्म मरो। हाँ, एक ही ऑप्शन, दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो उसी ऑप्शन को आगे कंटिन्यू किया। वाओ, सच एन इंस्पायरिंग स्टोरी। ये करते करते कोविड में एक लकी ब्रेक, एक लकी शेयर हो गया। मोटा भाई के ऑफिस से सीनियर टीम्स आए जी। और उन्होंने आपको फंडिंग ऑफर की और वो फंडिंग हो भी गया। हाँ जी। हाउ डज इट फील कि यू आर रिलायंस फंडेड, कि देश का, एशिया का रिचेस्ट आदमी वो कंपनी का बैकिंग है, तो उन्होंने क्यों फंडिंग दिया? ऐसा क्या चीज़ है वैसी में और आप में, और ये डील कैसा था और ये प्रेशर कैसा था, वो बोलिए। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कभी फंडिंग के लिए, हमारा एक्सपेक्टेशन था नहीं, कभी माइंडसेट था नहीं कि हम फंडिंग उठाएंगे, बिकॉज ये मेंटालिटी क्लियर था। फंडिंग का ज़रूरत कब पड़ता है आपको बिजनेस में? तब जब आपको पता नहीं है कि आप अपने बिजनेस में कितना सक्सेसफुल हो पाएंगे। अच्छा, राइट। जी। मेरे को इतना तो कॉन्फिडेंस था कि आज नहीं तो कल सक्सेसफुल हो पाएंगे। Yes. तो फंडिंग वाला माइंडसेट नहीं था। पर उनका रिलायंस का खुद का पूरा रिटेल नेटवर्क सेटअप हो रहा था। जियो मार्ट उन्होंने स्टार्ट किया था। उसके बाद वो लोग ऐसे प्लेटफॉर्म्स ढूंढ रहे थे, रीजनल प्लेयर्स, जो उनके पोर्टल को, जैसे उनका ओमनी चैनल एक पूरा प्लेटफॉर्म था जिसको वो एनहांस कर रहे थे। जी। तो उन्होंने मार्केट में देखा कि ओके ये सॉफ्टवेयर चल रहे हैं। सो आई गॉट अ कॉल डायरेक्टली फ्रॉम द रिलायंस हायर अथॉरिटीज़। तो मेरे को लगा ये स्पैम कॉल है। हाँ, कौन मेरे कॉल को- करेगा? मेरे हमने को- कभी पूछा नहीं सामने से, तो ट्रू कॉलर में ब्लॉक ही कर दिया रहेगा। मेरे को ऐसा कॉल आया तो मैंने तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बट थोड़ा सा वाइब्स ऐसा कुछ आया कि लेट्स डीप डाइव। Right. एंड वो करते करते हमने फर्स्ट कॉल रखा, सेकंड कॉल हुआ, थर्ड कॉल हुआ, फोर्थ कॉल में ऐसा आया कि भाई आपके पास गाड़ी है, हमारे पास पेट्रोल है, कितना पेट्रोल चाहिए। वाह, ये इतना आहा मोमेंट है दोस्तों। फंडिंग के लिए बाहर मत निकलो। ये जो आप भाग रहे हो ना हर जगह, शार्क टैंक के वो, फंडिंग के लिए भागो मत। इतना काबिल बनो कि सामने से फंडिंग आए और लोग आपको सामने से बोले कि तू गाड़ी चला, तेरे को जितना फ्यूल चाहिए मैं डालता हूँ, पहुंच अपने मंजिल पे। आई थिंक दिस इज अ वाओ स्टेटमेंट। यस। तो वो जो मोमेंट था, जिस टाइम पे, मेरे को डेट भी याद है, 10 अगस्त 2021 को मेरा फर्स्ट फंडिंग मेरे बैंक अकाउंट में गिरा। और इतना, वो जो पैसा जो बैंक अकाउंट में जो मैसेज आया ना, वो देख के तो 2 दिन तो वो मैसेज ही स्क्रीनशॉट को देखते रह गए। क्या बात है। सो ठीक है, फिर भी हमने वो जो फंडिंग का डिपेंडेंसी नहीं बना के रखा। हम हमेशा यही चाहते हैं कि जो इन्वेस्टर मेरे को पैसा दे रहा है उसका 10x उसको रिटर्न मिले। वाह, ये Okay? नियत, ये क्लियर मैं एक क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने क्लियरली बोला था कि आपने 2021 में ब्रेक इवन लॉसेस को भी रिकवर कर दिया था। Correct. फंडिंग के पहले ही आप लॉस फ्री हो हाँ, गए थे, कैश फ्लो पॉजिटिव हो गए थे। Yes. तो आपको पैसे की एज सच जरूरत नहीं थी। नहीं था। तो भी पैसा आपने लिया विद नियत कि हम ग्रो करेंगे और इसको 10x देंगे। Correct. ये सेकेंड इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आप लो विद द इंटेंशन कि हम इससे ग्रो करेंगे और रिटर्न्स देंगे। लोग फंडिंग लेके लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज, बड़े ऑफिस, बड़े घर, ये स्टार्टअप कल्चर में चल रहा है जी। तो ये न करते आपने ये किया। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। फिर तो वही था कि हम इन्वेस्टर को भले आज नहीं तो 3 साल, 5 साल, 7 साल में हम वो रिटर्न देना चालू करेंगे। एंड आई ग्लेड टू इन्फॉर्म यू कि ये भी एक स्टार्टअप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जब फंडिंग नहीं था ना तो हम लोग ब्रेक इवन पे थे। जैसे ही फंडिंग हुआ ना, लॉसेस हेवी चालू हो गए। एंड रिलायंस का इस प्योर स्ट्रेटेजी कि भाई अपने को यूज़र एक्विजिशन और कस्टमर एक्विजिशन पे फोकस करना है, हमारा जो प्रॉफिट है वो तो आने वाला ही है। राइट। तो हमारा भी मेंटालिटी फिर वहाँ पे जाने लगा कि ठीक है, अभी थोड़ा बहुत बर्न कर लो, नो प्रॉब्लम, कस्टमर एक्विजिशन करो, मार्केट में अपना नाम बनाओ, एंड देन फिर प्रॉफिट्स आज नहीं तो कल बनेगा। प्रोडक्ट में दम है, हाँ। खाली स्केल करो। करेक्ट। तो वो स्केलिंग के लिए हमने खर्चा किया और कोई इंटेंशन था नहीं, क्योंकि मेरे को उस पैसे का करना क्या वही मेरे को खुद को नहीं पता था। राइट। बट धीरे धीरे वो सीखा क्योंकि अभी ये स्केलिंग के लिए ये पैसे को यूटिलाइज करना चाहिए और एक अपना मार्केट में वो इम्प्रेशन बनाना चाहिए। चाहे कंपटीशन आए ना आए, बट आपका प्रोडक्ट और आप में इतना पावर होना चाहिए कि वो आपको कुछ नड़े ना। अभी आप देखो कि मार्केट में बहुत कुछ फुटफॉल चल रहा है। पीयूष गोयल ने स्टार्टअप्स के बारे में क्या बोला वो सबको पता है। डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है वो सबको पता है। मेरे को कोई मैटर ही नहीं करता। क्या फर्क पड़ता है?
कोई तुम फर्क नहीं तुम्हारा पड़ता। करो, मैं मेरा कर रहा हूँ। हाँ, हम लोग हमारा जो प्रोडक्ट है उसको इम्प्रूव करते रहेंगे, हमारा सपोर्ट सर्विस है उसको इम्प्रूव करते रहेंगे, एंड फोकस करेंगे कि भाई जो पॉजिटिव मार्केट में चल रहा है उसी पे फोकस करें, नेगेटिव क्या चल रहा है चलने दो, होता रहेगा वो। बट जो पीयूष गोयल साहब ने कहा, बहुत मुझे लगता है राइट है, स्टार्टअप का काम होता है वैल्यू क्रिएट करना। करेक्ट। ब्लिंकिट आया, शायद वैल्यू क्रिएट किया कि कन्वीनियंस है, बट वो डिसरप्ट कर रहा है दुकानदारों को, करेक्ट। और वो पैसा जो बंद कर रहा है वो फॉरेन फंड से। करेक्ट। बट मेरे को आई एम वेरी हैप्पी टू से कि आपने एज अ स्टार्टअप, मैं स्टार्टअप ही देखता हूँ, आपने वैल्यू क्रिएट किया, आपने डेटा सर्विसेज दिया, आपने इंडियनाइज जुगाड़ो फ्रेंडली सॉफ्टवेयर दिया, तो आपने वैल्यू क्रिएट किया, और डेफिनेटली। आपके कारण किसी का घर नहीं चल रहा है, यानी किसी का दुकान बंद नहीं हो रहा है। करेक्ट। और आई थिंक 200 प्लस टीम मेंबर्स है कितने अपने? हाँ, 220। 220 टीम मेंबर्स आर प्रोडक्टिवली एम्प्लॉयड, उनको ग्रोथ मिल रहा है, उनको टाइम पे हैप्पीनेस मिल रहा है, तो आई थिंक ये होता है एक अच्छा स्टार्टअप, राइट? स्ट्रगल भी देखे आपने, बहुत देखे। फ्यूचर प्लान्स क्या है दोस्त? हम लोग अभी जैसे wezi.erp.com है ना, उसको हम पूरा शिफ्ट होके wezi.ai पे कन्वर्ट कर रहे हैं। AI। सो अभी इफ यू डोंट इनकॉर्पोरेट AI इन योर बिजनेस देन यू आर नथिंग। हाँ। सो हर एक टेक्नोलॉजी को 10 साल लगता है। जैसे अपना कार्ड स्वाइपिंग मशीन चालू हुआ था 2002-3 में चालू हुआ था, जी। उसको सेटल होते होते 2010-11 हुआ। जी। फिर अपना UPI आया 2014-15 से UPI डेडिकेटेड आया, उसको सेटल होते होते 2022-23 हो गया, राइट? तो अभी AI का शुरुआत ऑलरेडी हो गया, हर एक जगह पे आपको AI दिख रहा है, एंड आई एम श्योर कि 2030-31 तक आपको हर एक जगह पे AI दिखेगा। यस। सो हम जनरली जो भी, बिकॉज वी आर अ टेक्नोलॉजी कंपनी, हमें फ्यूचर में काम करना पड़ता है, राइट? फ्यूचर में क्या आने वाला है उसका प्रेडिक्शन हमें लेना पड़ता है, ओके? तो उसी तरह हम हमारे वेजी ERP को पूरा ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं टू वेजी AI। तो AI किस तरीके से आपके बिजनेसेस को, रिटेलर्स को एंड होलसेलर्स को कैसे हेल्प कर सकता है, जिसका हम अभी वो प्लानिंग शुरू कर दिया है। यानी कितना अच्छा जी, मैं रिटेलर हूँ, मैं होलसेलर हूँ, मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, मेरे को AI का त्रास लेना नहीं है, मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो ले रहा है हेडेक। Correct. ऑलराइट, कुछ 3-4 यूज केसेस बताए कि AI रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करेगा? जी, जैसे कि आपको ये समझना है कि भाई नवरात्रि आने वाला है, राइट? हाँ। तो नवरात्रि में मेरा कौन सी प्रोडक्ट्स मेरे को रखनी है, आप सिर्फ उसको पूछो, जैसे GPT को पूछते हैं ना, वैसे सिस्टम को पूछो कि मेरे को कौन सी प्रोडक्ट्स नवरात्रि में रखनी चाहिए। सिस्टम विल सजेस्ट यू कि ये 50 प्रोडक्ट्स आपको रखनी चाहिए, ये 20 प्रोडक्ट पे फोकस नहीं करना चाहिए, आपके जो जितने भी शेल्फ है स्टोर के अंदर, यहाँ पे इसको ये रेक पे आपको ये चीज़ें रखनी चाहिए। तो वो पूरा AI जनरेटेड आपको सजेशंस में। यानी इंटेलिजेंस का काम, प्लानिंग का काम, अगर आपके पास डेटा है और वो इंटरनेट के ऊपर लर्न करता रहता है, तो वो रेकमेंड करेगा कि नवरात्रि फॉर एग्जांपल आप कलरफुल क्लोथ्स रखो, आप मिठाई रखो, आप ये रखो, वो रखो, तो ये प्लानिंग पूरा ये सॉफ्टवेयर दे देगा आपको। सॉफ्टवेयर करेगा पूरा। और एक कोई यूज केस बताइए AI का। इसके अलावा जैसे कि आपको, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे बीच में कि ऑटो प्रमोशंस, ऑटो कैंपेन्स आपको रन Yes, करना है, yes. ठीक है? तो सिस्टम विल सजेस्ट यू कि भाई 50 कस्टमर जो इस मंथ में आए नहीं हैं, हाँ। उनको ये ऑफर दे दो, तो 50 में से चांसेस है कि 45 कस्टमर्स आपके पास आएंगे। सो ऑफर प्लानिंग भी। हाँ, कैंपेन पूरा मैनेजमेंट, कैंपेन प्लानिंग पूरा सिस्टम करेगा। और ये आज अवेलेबल है? हाँ, अवेलेबल है ये तो आज अवेलेबल है आपके ये software ऑलरेडी में? अवेलेबल है। ये अच्छा, ये मेरे को चीज़ लगा ये already फ्यूचर की available प्लान करो, ये है। नहीं, ऑलरेडी नहीं, अवेलेबल ये है। ऑलरेडी अवेलेबल है। और भाई एक जस्ट मेरे को एक रेंज दे दो, मैं एक छोटा दुकानदार हूँ, मैं बहुत प्रैक्टिकल या छोटा, मैं B2B वाला हूँ, मैं अगर कोई छोटा सॉफ्टवेयर लेता हूँ तो वो टूटा हुआ रहता है। हाँ। बड़े प्लेयर्स के पास जाता हूँ जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, तो वो 5 लाख 10 लाख बोलते हैं, तो 5 लाख 10 लाख सॉफ्टवेयर के लिए वर्थ है, बट आज मेरा वो माइंडसेट और मेरा वो मनी वॉलेट नहीं है। करेक्ट। तो सॉफ्टवेयर का रेंज क्या है, एक इंडिकेशन? आप दिन का जितना समोसा चाट पे खर्चा करते हो ना, उतना ही सॉफ्टवेयर का कॉस्ट है। 40 रुपए पर डे का कॉस्ट है, विच इज आप पूरे साल का अगर देखो तो 10,000 आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर के पीछे खर्चा That's करना है। it? दैट्स इट। द बेसिक कॉम्पिटेंट वर्जन इज 40 रुपीज पर जिसमें डे। AI इंक्लूडेड है, वो वाला वर्जन आपको 10,000 से मिल जाएगा, जिसमें मोबाइल एप्लीकेशन सारी मिल जाएंगी, एंड्रॉयड iOS पे भी हमारा प्लेटफॉर्म अभी आ चुका है। तो ये सब कुछ आपको 10,000 की शुरुआत रेंज में मिल जाएगा। क्या क्या फैंटास्टिक फीचर है दोस्तों। और वापस सबको बोलता हूँ भाई, ये सॉफ्टवेयर अगर आपको ट्राई करना डर है, लिख दो लव यू बसेस सर, वैसी इज एक्सीलेंट। कोई भी एक लकी विनर को हम 50% प्राइसिंग बेनिफिट पे वैसी दे देंगे। सोचो मत, इम्प्लीमेंट करो, ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि बिजनेस विद बसेश पे हम ऐसे अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज देते हैं कि आप लाइफ में आगे बढ़ो। अब सर लास्ट सेक्शन पे आते हैं, रैपिड फायर सेक्शन। जी। मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपको, विद इन 5 सेकेंड्स उसका आंसर शॉर्ट में देना है। ओके। और ये सेक्शन से मैं यूथ को, हमारे एंटरप्रेन्योर्स को आपके बारे में और इनसाइट्स में आपको जानना चाहूंगा। फर्स्ट, क्या आप एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में मानते हैं? डेफिनेटली मानता हूँ।
ओके, क्या थोड़ा हिंट दे दीजिए शॉर्ट में। जैसे कि मैं नंबर्स गेम काफ़ी प्ले करता हूँ कि भाई ये नंबर्स लकी हैं, इस डेट्स पे कुछ चीज़ें लॉन्च करना चाहिए। अच्छा। कुछ गुरुज हैं जिनको फॉलो करता हूँ मैं, उनके जो थॉट प्रोसेस है उनको फॉलो करता हूँ और उसी को मेरी लाइफ में रखता हूँ। तो पीस ऑफ माइंड इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एनी बिजनेसेस। तो आपकी वो श्रद्धा है। सेकंड, स्पिरिचुअलिटी का क्या टेक है आपका? एवरी डे मॉर्निंग मैं मेडिटेशन करता हूँ। एवरी डे मॉर्निंग मेरा 30 मिनट्स का वो प्लान है कि मॉर्निंग 7 to 7:30 जिम करो, मेडिटेशन करो, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करो और उसी की तरह अपने माइंड को स्टेबल करो, बिकॉज जितना माइंड स्टेबल होगा ना उतना आप फोकस ज़्यादा कर पाओगे। ठीक है। फेवरेट मूवी? एज सच OTT पे जितने भी मूवीज़ आते हैं मैं कंटेंट देखता हूँ, कंटेंट बहुत फॉलो करता हूँ। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक मूवी नहीं है, बट OTTs पे जो अच्छा चलता है वो वीकेंड्स पे आप बिंज करते रहते हो। या फोर्थ, आपकी वर्क एथिक्स, वर्किंग टाइम स्टाइल? हमेशा एथिक्स आर इम्पोर्टेंट फॉर एनी बिजनेसेस। आप अगर एथिक्स से बाहर जाओगे तो आपको अभी आपको लॉस नहीं आएगा। कर्मा इज़ इम्पोर्टेंट, जो कर्मा अभी कर रहे हो वो आपको फ्यूचर में थॉट प्रोसेस। नड़ेगा। सो मैं अभी तो आफ्टर माई मैरिज एंड डॉटर 9 से 9 काम करता हूँ। पहले तो टाइम का कोई ठिकाना था नहीं, सुबह 8 बजे से चालू किया, रात को कितना बजेगा कोई पता नहीं होता, बट अभी 9 से 9 फिक्स है। मॉर्निंग 9 to इवनिंग 9 ऑफिस पे दो, इवनिंग 9 to मॉर्निंग 9 घर पे टाइम दो। अरे बट ये भी एक टफ वर्क एथिक है। 12 घंटा 6 दिन हफ्ते का काम करना, 72 आवर्स। तो नारायण मूर्ति विल बी प्राउड ऑफ यू कि ये मेरा खास बच्चा है। ठीक है। नहीं, देखो जो वर्क लाइफ बैलेंस है ना वो इंडिविजुअल चॉइस है। एग्जैक्टली। मेरे लिए 70 आवर्स 80 आवर्स इज माय चॉइस। मेरे को इसमें फील होता है कि मेरा वर्क लाइफ बैलेंस हो रहा है। यस। एंड योर पार्टनर, आपके पार्टनर का क्या टेक है इसमें? हाँ, मेरे पार्टनर एज अ को फाउंडर है वेसी ERP के अंदर। शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ ऑल दी ऑपरेशंस, ऑल दी जो एक्सपांशन प्लान करना है। तो आई जस्ट गिव हर अ मैसेज कि मेरा ये एक्सपांशन प्लान है। शी सेट अप एवरीथिंग, जस्ट एग्जीक्यूशन में उसके पास टीम है, मेरे को सिर्फ मॉनिटरिंग करना है। सो बहुत सपोर्ट है, मेरी फैमिली का भी सपोर्ट है और मेरे पार्टनर्स का भी सपोर्ट। क्या सपोर्ट? और आपके और कोई फैमिली मेंबर्स बिजनेस में है? जी, मेरा ब्रदर है जो पूरा मार्केटिंग देखता है। मेरा अगर वेजी ERP के मार्केटिंग के बारे में बोलूं तो सिर्फ और सिर्फ 3 लोग हैं जो पूरा मार्केटिंग देखते हैं, मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाका राइट। ऐसा वाला मेरा मार्केटिंग। एंड एवरीथिंग इज टेकन केयर बाय माय ब्रदर दर्शन, राइट? दर्शन। वो पूरा देखते हैं एंड सब कुछ एक्सपेंशन प्लानिंग जो भी हम प्लान करते हैं उसके ऊपर मार्केटिंग अप्रोच वो पूरा वही देखते हैं। फैमिली बिजनेस में वो बहुत स्ट्रेंथ है। आई थिंक ये स्मार्ट है कि भाई है, वाइफ है, तो आपको वर्क लाइफ बैलेंस उधर ही बॉन्डिंग हो जाता है। करेक्ट। बट फिर कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे मैनेज करते हो? देखो हमारा क्लियर फंडामेंटल है, अगर मेरे वाइफ ने भी ये कंपनी अगर ज्वाइन किया है तो उसका पूरा बैकग्राउंड भी है वैसा। ऐसा नहीं है कि वो मेरे वाइफ है तो वो उसको अपॉर्चुनिटी मिल गया। जैसे मेरा ब्रदर है वो मार्केटिंग में, तो उसने 5 साल मार्केटिंग में काम किया है, एक्सपर्टीज है। कॉम्पिटेंस मैटर्स। या डेफिनेटली। यस। हु इज द बॉस एट होम? ऑब्वियसली 5। तो बस ये लाइफ का लेसन है। वाइफ इज राइट एट होम, ऑफिस पे आप मैनेज कर लो। Definitely. अभी 3 बुक्स जो आपने अगर इंस्पायर किया है, तो 3 बुक्स। एक तो सुपरमार्केट वाला बाय दामोदर मौल, मेरा दामोदर, फेवरेट बुक है। इसके अलावा द सिंधीज करके एक बुक है जिसमें पूरा हिस्ट्री है, कैसे बिजनेस कल्चर कैसे डेवलप्ड होता है, कैसे नया स्ट्रेटेजी आता है। एंड चाणक्य। चाणक्य? Yeah. चाणक्य कौन सा बुक कमिंग? एनी स्पेशल? चाणक्य नीति इन जनरल? हाँ, चाणक्य नीति वाला, ओके, yes. चलो। अब मैं एडवाइस स्पेसिफिक सेगमेंट्स को बनूंगा। रिटेलर को एनी 2 एडवाइसेस? इन्वेंट्री और मैन पावर। इन्वेंट्री और टीम। B2B डिस्ट्रीब्यूटर को 2 एडवाइस? वेयर हाउसेज एंड प्रोक्योरमेंट। वेयर हाउस एंड प्रोक्योरमेंट, सुपर्ब। जो आपको यूथ देख रहे हैं जो स्टार्टअप में आना चाहते हैं, उनको कोई एडवाइस? परसिस्टेंस, पेशन एंड पेशेंस, ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पेशन एंड पेशेंस के अलावा आप आगे सक्सेस नहीं कर पाओगे। आपके पास पेशन होना चाहिए और उस पेशन के लिए पेशेंस भी होना चाहिए। यस। तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले सो करता है। पैशन, पागलपन चाहिए, और हल्लू हल्लू भाई। मैराथन है बिजनेस, 100 मीटर का रेस नहीं है। एंड कीप डूइंग इट। तो ये 3 पीस मुझे अच्छा लगा भाई आप परसिस्टेंस, लगे रहो मुन्ना भाई। करेक्ट। पैशन, होल्लो हल्लो हो जाएगा प्यार। और भाई पागलपन, पैशन, मुझे किरण, तू है मेरी किरण, ये फिल्मी डायलॉग्स मैंने ऐड कर दिए। पर ये 3 पीस रहेगा तो प्रॉफिट आएगा। कितनी भी बार गिरो पर वही सोचो कि अभी नेक्स्ट टाइम उठूंगा ना तो वो गलती सुधार के मैं ऊपर उठूंगा। वाह। ऑलराइट, लास्ट एडवाइस टू ओवरऑल पीपल जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, कि अगर वो चेंज नहीं होंगे तो क्या आपको लगता है इंडिया का फ्यूचर कहाँ जा रहा है? आपका प्रेडिक्शन इंडिया कहाँ जा रहा है? जी, देखिए इंडिया का जो अभी इकोनॉमी हम जनरली देखते हैं कि भाई फार्मर्स के ऊपर काफ़ी सारा डिपेंडेंसी होता है।
एंड आई एम श्योर कि आगे का जो इकोनॉमी है ना वो पूरे रिटेलर्स के ऊपर पूरा डिपेंड करेगा. अभी भी है, रिटेलर्स आर मेजर पार्ट ऑफ आर इकोनॉमी. यस. तो अगर इस इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है तो हमें रिटेलर्स को और लोकल बिजनेसेस को सपोर्ट करना पड़ेगा. जितना लोकल बिजनेसेस को आप सपोर्ट करेंगे उतना आपकी लाइफ में भी वो ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे और अपनी इंडियन इकोनॉमी में भी वो ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे. सो वोकल फॉर लोकल एंड आत्मनिर्भर, ये आप मानते हैं. डेफिनेटली. आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट था. बार बार देखिए, इनसाइट्स मिलेंगे और इनकी जर्नी से इंस्पायर्ड है. भाई कंक्लूड करते हैं. भाई गुजरात के गांव का एक लड़का लोअर मिडिल क्लास से कॉलेज भी जाता है, तो गवर्नमेंट कॉलेज, क्योंकि 6,000 फीस है. कॉलेज के टाइम पे ही स्टार्टअप का कीड़ा है. स्टार्टअप एक करता है, लॉस करता है. स्टार्टअप दूसरा करता है, लॉस करता है. 12 लाख का कर्जा हो जाता है, गिव अप नहीं करता. अहमदाबाद में क्रेडिट कार्ड की नौकरी करता है और 6 महीने में अपने लॉस रिकवर करता है. फिर वापस लोन्स लेता है और उसका चरित्र अच्छा है तो उसको लोन्स मिलता है. सॉफ्टवेयर कंपनी फाउंड करता है और 2021 तक वापस लोन्स लेके उसके ऊपर बहुत कर्जा, बड़ा कर्जा हो जाता है. 30-40 लाख का कर्जा हो जाता है, लेकिन मेहनत करके ब्रेक इवन होता है. और कंपनी इतना अच्छा बनाया कि रिलायंस से सामने से कॉल आया और फंडिंग लिया और आज 17,000 उनके कस्टमर्स है, 220 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है और ये मार्केट को सिस्टम्स डेटा से अपग्रेड कर रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत वोकल फॉर लोकल पे सपोर्ट कर रहे हैं. आई थिंक ये धर्मेंद्र आहूजा का फैंटास्टिक पॉडकास्ट है. थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो. थैंक यू बशेश भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. ऑडियंस, ऐसे ही अमेजिंग पॉडकास्ट, एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस केस स्टडी देखने के लिए ये चैनल को फॉलो करना. वैसी ईआरपी का डेमो आप ले सकते हैं, उसकी डिटेल्स हम कमेंट्स में जरूर बताएंगे. और आप नेक्स्ट कौन सा गेस्ट या कौन सा टॉपिक चाहते हो वो भी मुझे कमेंट में बताना. तो वी विल गेट बैक टू यू सून. लव एंड ब्लेसिंग्स.